चैप्टर 31 तुम्हारे अंदर लगी इस आग को मैं आज बुझा दूंगा। अभ्रम रूम से बाहर निकलकर नियति को ढूंढने लगा। जब नियति विला में कहीं नहीं दिखी तो अभ्रम गार्डन में आ गया, पर उसे नियति गार्डन में भी कहीं नहीं दिखी। अभ्रम ने गुस्से में अपने दोनों हाथ कमर पर रख कर कहा, टर्टल तुम कहाँ चली गई? यहाँ से भागने की अगर तुमने गलती की है तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर अभ्रम पीछे मुड़कर जाने लगा, पर तभी कुछ अजीब सी आवाजें सुनकर उसके कान खड़े हो गए और वो आवाज का पीछा करते हुए विला के पीछे वाले गार्डन में चला गया। वहां बहुत अंधेरा था, पर आवाजें वहीं से आ रही थी। अभ्रम अपने कदम आवाज की दिशा में बढ़ा रहा था, तभी वो आवाजें आना और तेज हो गई। उसने अपना फोन निकाला और फ्लैश लाइट ऑन कर सामने देखा। एक आदमी एक लड़की के ऊपर झुका हुआ था और लड़की उससे छूटने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। रोशनी पड़ते ही उस आदमी ने मुड़कर देखा तो अभ्रम को लड़की का चेहरा भी नजर आया। वो लड़की कोई और नहीं नियति ही थी। आदमी के पीछे मुड़कर देखने से नियति पर उसकी पकड़ भी ढीली हो गई थी और तभी नियति ने उसे धक्का देकर खुद से दूर किया और भागने लगी। उस आदमी ने नियति को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो नियति की साड़ी का पल्लू उसके कंधे से उतर गया। ये सब देखकर अभ्रम की आंखों में खून उतर आया और उसने जोर का एक मुक्का उस आदमी के मुंह पर मारा। उस आदमी ने नियति की साड़ी का पल्लू छोड़ते हुए नीचे गिर गया। नियति जल्दी से अपनी साड़ी संभालते हुए उससे दूर हुई। नियति को अंधेरे में पता नहीं चल रहा था कि उसे बचाने वाला कौन है, पर जैसे ही अभ्रम ने उसे कंधे से पकड़ा तो नियति उसके कुछ बोलने से पहले ही उसकी छुअन से समझ गई कि वो अभ्रम है और नियति जल्दी से अभ्रम के गले लगकर रोने लगी। अभ्रम ने भी उसे अपने एक हाथ से पकड़ लिया और उस आदमी को गुस्से में घूरने लगा और फिर कुछ ही मिनटों बाद अभ्रम उसे विला के अंदर हॉल में बुरी तरह मार रहा था। उस आदमी की चीखें विला में गूंज रही थी। नियति डरी सहमी सोफे पर अपनी साड़ी में खुद को लपेटे बैठी थी। उसके आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे और वो रोते हुए उस आदमी को पिटते हुए देख रही थी। इस बार नियति को अभ्रम पर गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि अभ्रम का उस आदमी को पीटना उसे अच्छा लग रहा था। कुछ ही देर में उस आदमी की चीखें सुनकर हॉल में सभी आ गए। वसुंधरा, टाइगर, जगुआ और शीला सभी हॉल में थे और तभी वसुंधरा जल्दी से अभ्रम के पास जाकर उसे रोकते हुए बोली, अभ्रम ये क्या कर रहे हो तुम? उसे मार क्यों रहे हो? अभ्रम ने गुस्से में कहा, मॉम इसने टर्टल को छुआ उसके साथ। इतना कहकर अभ्रम ने उस आदमी का हाथ तोड़ दिया और वो आदमी दर्द में एक बार फिर जोर से चिल्लाया। नियति की हालत देखकर जगुआ और टाइगर दोनों समझ गए, बीस्ट अब उस आदमी की जान लेकर ही रहेगा। वहीं वसुंधरा अभ्रम की बात सुनकर हैरान रह गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर किसमें इतनी हिम्मत आ गई नियति के साथ मिसबिहेव करने की। वसुंधरा ने फिर से अभ्रम को रोका और उससे पूछा, उसे मारने से पहले इससे ये तो पूछो इसने किसके कहने पर नियति के साथ मिसबिहेव किया। कोट। वसुंधरा की बात सुनकर उस आदमी में भी हिम्मत आ गई और उसने जैसे तैसे हाथ जोड़ते हुए टूटे फूटे शब्दों में कहा, मैं खुद नहीं गया था, यही लड़की मुझे ले गई थी और मेरे साथ। इसके आगे वो कुछ बोल पाता कि तभी अभ्रम का एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पर लगा और उस आदमी के मुंह से खून की धारा बहने लगी, पर वसुंधरा ने अभ्रम को फिर से रोक लिया। क्या कर रहे हो अभ्रम, वो मर जाएगा। एक बार नियति से भी तो पूछो वहां हुआ क्या था। नियति हैरानी से उस आदमी को देख रही थी जिसने बड़ी चालाकी से सब उसके ऊपर डाल दिया था। जगुआ और टाइगर को भी इस बात पर बहुत गुस्सा आया। उन्हें नियति पर भरोसा था, पर फिर भी वे दोनों खामोश थे। दोनों ही अभ्रम के गुस्से को अच्छे से जानते थे और इसलिए बीच में बोलने की गुस्ताखी वे दोनों नहीं कर सकते थे। अभ्रम ने वसुंधरा की बात पर तिरछी नजरों से नियति की तरफ देखा तो वो रोते हुए नामे सिर हिला रही थी। उसके आंसू आज अभ्रम को इफेक्ट कर रहे थे। उसने अपनी रूड आवाज में जोर से कहा, रूम में जाओ टर्टल। नियति जल्दी से उठी और उसकी बात मानकर रूम में चली गई। वहीं वसुंधरा ये सब देखकर हैरान रह गई। अभ्रम ने टाइगर और जगुआ की तरफ देखा तो टाइगर ने जल्दी से कहा, बीस्ट ये हमारा आदमी नहीं है। जगुआ ने कहा, बीस्ट ये स्टाफ का आदमी है। ये सुनकर अभ्रम ने उस आदमी को फिर से घूरा तो इस बार उस आदमी को ऐसा लगा जैसे उसके सामने कोई आदमी नहीं यमराज खड़ा हो जो अभी उसकी जान उसके शरीर से निकाल लेगा। अभ्रम का गुस्सा देखकर वसुंधरा भी खामोश हो गई थी। अभ्रम फिर से उसे मारने लगा और जब वो बेहोश हो गया तो अभ्रम ने टाइगर से कहा, इसे ले जाकर ब्लैकी के सामने फेंक दो। कोट। टाइगर और जगुआ दोनों चुपचाप आगे आए और उस आदमी को उठाकर ले गए। अभ्रम भी अपने कमरे में जाने लगा तो वसुंधरा ने उसे रोकते हुए कहा,
अभ्रम, इतना गुस्सा करना भी अच्छी बात नहीं। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए वसुंधरा उसके सामने जाकर खड़ी हो गई और अभ्रम को देखते हुए आगे बोली, जरा मुझे ये बताओ, तुम दोनों के बीच सब ठीक तो है ना? तेरा रिश्ता सभी शादीशुदा आम लोगों की तरह ही है ना? उद्धरण चिन्ह। इस बात पर अभ्रम बोला, मॉम आप कहना क्या चाहती हैं? वसुंधरा प्यार से अभ्रम के कंधे पर हाथ रखकर उसका कंधा सहलाते हुए बोली, बेटा, शादी के बाद एक लड़की को अपने पति का समय और प्यार दोनों ही चाहिए होता, और यही चीज उनके रिश्ते को मजबूत बनाती है। पर अगर उसे अपने पति से प्यार ना मिले तो ऐसी गलतियां हो ही जाती हैं। तू हमेशा अपने काम में उलझा रहता है, थोड़ा अपने रिश्ते पर भी ध्यान दे। नियति को तेरे प्यार की जरूरत है, उसे तेरा साथ चाहिए, उसे अपना प्यार दे बेटा। ये कहकर वसुंधरा तिरछा मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। वहीं अभ्रम के दिमाग में अभी वसुंधरा की कई बातें ही घूम रही थी। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी को कसकर बंद किया और तेज कदमों से अपने कमरे की तरफ चला गया। अभ्रम जैसे ही कमरे में गया, नियति बेड पर बैठी सुबक रही थी। उसकी इस हालत पर अभ्रम को तरस तो आ रहा था, पर उसके कान में वसुंधरा की कई बातें गूंज रही थीं। और तभी अभ्रम ने तेज आवाज में कहा, टर्टल। नियति ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे। फिर अभ्रम ने उसे देखते हुए कहा, तुम इतनी रात में बाहर गार्डन में क्या कर रही थी? नियति डरते हुए बोली, वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं बाहर बैठी थी। पर तभी वो। उद्धरण चिन्ह। अभ्रम ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, कितनी आसानी से झूठ बोल देती हो तुम। तुम्हारी बातों में तो कोई भी आ जाएगा, पर मैं नहीं आऊंगा, बिकॉज आई एम ब्लडी द बीस्ट। और मैं तुम्हारी बातों में कभी नहीं आऊंगा। तुम उसकी तरह हो, झूठ बोलना, धोखा देना तुम्हारी फितरत है। उद्धरण चिन्ह। नियति हैरानी से उसकी बातें सुन रही थी। अब उसकी आंखों आंसू के अलावा कोई और भाव नहीं था। अभ्रम उसे घूरते हुए उसके पास आया और उसकी एक बाह पकड़कर दांत पीसकर बोला, बहुत आग है न तुम्हारे अंदर, तुम्हारी इस आग को मैं आज बुझा दूंगा। उद्धरण चिन्ह। नियति को उसकी बातें समझ नहीं आ रही थी। उसने अभ्रम से अपनी बाहें छुड़ानी चाही, पर अभ्रम ने उसे कसकर पकड़ लिया और अपने दूसरे हाथ से उसकी साड़ी के पल्लू को खींचते हुए कहा, अब क्यों पीछे हट रही हो? तुम्हें तो यही चाहिए था ना, मेरा प्यार, मेरा समय। तो दूंगा मैं आज रात तुम्हें अपना समय और दिखाऊंगा तुम्हें अपना प्यार। नियति रोते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने कुछ नहीं किया, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। उद्धरण चिन्ह। इस बात पर अभ्रम बोला, अगर चाहिए नहीं तो उसके पास क्यों गई? मेरी रेपुटेशन के बारे की तुमने एक बार नहीं सोचा। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए उसने नियति के दोनों हाथों को मजबूती से पकड़ लिया और फिर उसके ऊपर झुकते हुए कहा, तुम्हें जो मुझसे चाहिए था आज वो मैं तुम्हें देकर रहूंगा। उद्धरण चिन्ह। फिर नियति के कान के पास अपने होंठ ले जाकर आगे कहा, और तुम्हारे अंदर लगी इस आग को मैं आज हमेशा के लिए बुझा दूंगा। आज के बाद तुम कभी इस बारे में सोचोगी भी नहीं। उद्धरण चिन्ह। उसके गाल नियति के गाल को छू रहे थे। नियति ने अपना चेहरा दूसरी तरफ किया हुआ था। अभ्रम की गर्म सांसें उसे अपने कान पर महसूस हो रही थीं और उसकी छुअन से नियति को शरीर जलता हुआ महसूस हो रहा था। वो अभ्रम के गुस्से की आग की लपटों को खुद पर महसूस कर रही थी। वहीं अभ्रम ने उसके हाथ को इतनी जोर से पकड़ा हुआ था कि नियति की चूड़ियां टूटकर उसकी कलाई में धंस गई थी। अभ्रम की गर्म सांसें उसे अभी भी अपने गाल और गर्दन पर महसूस हो रही थी। अभ्रम के होठ जैसे ही उसकी गर्दन को छूने को हुए कि तभी उसने खुद को रोक लिया और अपनी आंखें कसकर बंद करी। वो नियति के ऊपर से हट गया और नफरत भरी निगाहों से उसे देखते हुए बोला, तुम्हारा कोई स्टेटस नहीं है, पर मेरा है। मैं अभ्रम सिंह चौहान हूँ। सब मुझे बीस्ट कहकर बुलाते हैं। तुम्हें छूकर मैं वैल्यू नहीं बढ़ाना चाहता, पर इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा। नियति अभ्रम के उसके ऊपर से हटते ही जल्दी से उठकर अपने कपड़े ठीक करते हुए और सुबकते हुए उसे देख रही थी। अभ्रम ने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, तुम्हें सजा मिलेगी टर्टल। कोट। ये कहकर उसने नियति का हाथ कसकर पकड़ा और उसे जबरदस्ती खींचते हुए रूम से बाहर ले गया। वसुंधरा अभ्रम के रूम के बाहर छुपकर ये सब देख रही थी। वो अभ्रम को नियति को ले जाते हुए देखकर मुस्कुराते हुए खुद से बोली, इसे कहते हैं जब लोहा गर्म हो तो हथौड़ा मार देना चाहिए। मैं चली अब सोने, अब मुझे नींद अच्छी आएगी। कोट। ये कहकर वसुंधरा अपने रूम में चली गई। वहीं अभ्रम नियति को लेकर टॉर्चर रूम में आ गया और उसने नियति को ले जाकर उसे एक बड़े से बर्फ के आइस क्यूब पर खड़ा कर दिया। नियति के पैर ठंड से जलने लगे और लड़खड़ाने लगे।
ये देखकर अभ्रम ने कहा, डोंट मूव टर्टल, अगर तुम उतरी तो इससे भी बुरी सजा मिलेगी। बहुत आग है ना तुम्हारे अंदर, तो अब ये आइस क्यूब ही तुम्हारे अंदर लगी आग को बुझाएंगी। कोट। ये बोलकर अभ्रम नियति को देखते हुए एक चेयर पर बैठ गया। उसकी आंखों में गुस्सा और उसकी क्रूरता दोनों भरी हुई थी। नियति मुश्किल से अपने लड़खड़ाते कदमों को संभाले खड़ी रोते हुए उसे देख रही थी। धीरे धीरे आइस क्यूब मेल्ट हो रही थी। नियति को ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैरों के नीचे बर्फ नहीं आग रख दी गई हो। उसने कसकर अपनी मुट्ठी को बंद करते हुए आंखों को भींच लिया और उसकी आंखों के सामने एक ऐसा ही मंजर तैर गया जिसमें अंगारों पर एक लड़की नंगे पैर चल रही थी। उसे भी यही दर्द, यही जलन महसूस हो रहा था। क्या अभ्रम ऐसे ही नियति को टॉर्चर करता रहेगा? क्या कभी उसकी क्रूरता पर उसके जज्बात भारी पड़ेंगे? और कौन था वो आदमी जिसने नियति पर इल्जाम लगाया? जानने के लिए पढ़ते उफ, तेरी ये मासूमियत। रात का तीसरा पहर खत्म हुआ और चौथा पहर शुरू होते ही नियति की हिम्मत अब जवाब दे गई थी। लगातार 3 घंटों से बर्फ के आइस क्यूब पर खड़ी नियति के पैर पूरी तरह सुन्न हो गए थे। उसकी आंखें धीरे धीरे बोझल हो गई थीं। अभ्रम अभी भी बिना पल के झपकाए उसे ही देख रहा था। उसकी बिगड़ती हालत को देखकर वो चेयर से उठा और नियति की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। अभ्रम ने नियति के पास जाने में कोई जल्दबाजी नहीं की। वो आराम आराम से अपने हर स्टेप को रख रहा था और जैसे ही अभ्रम आखिरी स्टेप रखते हुए नियति के सामने जाकर खड़ा हुआ, नियति उसी पल निढाल होकर उसकी बाहों में गिर पड़ी। कुछ सेकंड तक अभ्रम यूं ही उसके मासूम चेहरे को देखता रहा और फिर उसे देखते हुए ही बोला, उफ, तेरी ये मासूमियत। इतना कहकर अभ्रम ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। अभ्रम नियति को अपनी बाहों में उठाए हुए ही अपने कमरे की तरफ चला गया। अगली सुबह जब नियति की आंख खुली तो उसने आंखें खुलते ही घड़ी की तरफ देखा। सुबह के 11 बज रहे थे। ये देखकर नियति ने उठना चाहा पर तभी उसे अपने पैरों में तेज दर्द महसूस हुआ और उसके चेहरे पर दर्द की लकीरें खींच गई। नियति अपने दर्द को बर्दाश्त कर उठने लगी पर तभी एक सर्द आवाज उसके कानों में गई और नियति का शरीर कांपने लगा। अभ्रम रूम में ही सोफे पर बैठा काम कर रहा था पर नियति के उठने का एहसास उसे हो गया था, इसलिए उसने बिना नियति की तरफ देखे कहा, चुपचाप बेड पर ही पड़ी रहो टर्टल। अगर तुमने एक पैर भी नीचे रखा तो मैं तुम्हारे पैर काट दूंगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर नियति के होश उड़ गए और जो अपने पैरों को ब्लैंकेट से बाहर निकाल रखा था उसने जल्दी से अपने पैरों को ब्लैंकेट से ढक लिया। अभ्रम कनखियों से उसे देखते हुए तिरछा मुस्कुराया। वहीं नियति उसकी धमकी सुनकर इतनी डर गई थी कि उसने अपना मुंह तक ब्लैंकेट के अंदर ले लिया था। अभ्रम ने अपनी गोद से लैपटॉप टेबल पर रखा और उठकर उसके पास चला गया। फिर उसे ब्लैंकेट में घुसे देखकर तिरछा मुस्कुराते हुए अभ्रम ने कहा, बाहर निकलो टर्टल। नियति उसके डर से ब्लैंकेट में दुबके हुए ही बोली, नहीं, मैं बाहर नहीं आऊंगी, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे सजा मत देना। उद्धरण चिन्ह। नियति ने ये बात फनी स्टाइल में कही थी पर अभ्रम को उसके अंदर का छुपा डर महसूस हो रहा था। वो एक गहरी सांस लेकर ब्लैंकेट को नियति के ऊपर से हटाने लगा पर तभी नियति ने ब्लैंकेट को और भी कसकर पकड़ लिया। ये देखकर अभ्रम ने कहा, अगर तुम बाहर नहीं आओगी तो मैं अंदर आ जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर नियति और डर गई और उसने जल्दी से ब्लैंकेट खुद के ऊपर से हटा दिया और अपनी डरी सहमी आंखों से सामने खड़े अभ्रम को देखने लगी। अभ्रम ने उसे मेडिसिन और पानी का ग्लास पकड़ाते हुए कहा, इसे खा लो, तुम्हारा फीवर ठीक हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। अभ्रम की क्रूरता से नियति अच्छे से वाकिफ थी। उसे न कहने की हिम्मत नियति में नहीं थी, इसलिए उसने बिना कोई ऑब्जेक्शन के मेडिसिन ले लिया। वो पानी का ग्लास टेबल पर रखने के लिए झुकी तभी अभ्रम ने उसके हाथ से ग्लास लेकर टेबल पर रख दिया। नियति उसे हैरानी से देखने लगी। हैरान नियति को और हैरान करते हुए अभ्रम उसके पैरों के पास बैठ गया और ब्लैंकेट हटाकर नियति के पैरों को देखने लगा। उसने हाथ बढ़ाकर नियति के पैरों को छुआ तो नियति ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके पैर सूज हुए थे। गहरे लाल रंग निशान उसके पैरों में उभरे हुए थे जिनमें दर्द और जलन दोनों ही हो रही थी। नियति की हल्की सिसकी ने अभ्रम का ध्यान अपनी ओर खींचा। उसकी माथे की सिलवटें देखकर और आंखों को भींचा देखकर अभ्रम को उसके दर्द का एहसास हुआ। उसने नियति के देखते हुए ही मन में कहा, आई एम सॉरी टर्टल। ये कहकर अभ्रम कुछ देर पहले की बातों को याद करने लगा। करीब 4 घंटे पहले अभ्रम ने नियति को लाकर बेड पर सुला दिया था और खुद सोफे पर बैठा ड्रिंक करते हुए नियति को देख रहा था। इस वक्त उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। एक तरफ उसे वसुंधरा की कई बातें याद आ रही थीं
और दूसरी तरफ उसे नियति की मासूमियत याद आ रही थी। इसी उधेड़ बुन में अभ्रम ने नियति को देखते हुए कहा, यू आर सो स्टबर्न टर्टल। तुम्हारी जगह कोई भी होता तो अब तक मेरे सामने झुक गया होता और अपना सारा सच मेरे सामने रख देता। पर तुम किस मिट्टी की बनी हो टर्टल? तुम टूटती क्यों नहीं? क्या तुम मासूम हो? तुम हो कौन टर्टल? अभ्रम नियति को देखते हुए अभी खुद से बात कर ही रहा था कि तभी टाइगर ने डोर पर नॉक किया। अभ्रम ने तिरछी नजरों से दरवाजे की तरफ देखा। वहां टाइगर और जैगुआर दोनों ही खड़े थे। दोनों को देखकर अभ्रम अपनी जगह से उठा और बाहर चला गया। वे तीनों अब एक रूम में थे और अभ्रम सोफे पर एक पैर के ऊपर दूसरा पैर चढ़ाए राजा की तरह बैठा था और अपनी काली आंखों से दोनों को देख रहा था। टाइगर और जैगुआर दोनों ने तिरछी नजरों से देखते हुए कुछ इशारा किया और फिर टाइगर ने अभ्रम को देखते हुए कहा, बीस्ट, आपने उसे ब्लैकी के पिंजरे में डालने के लिए कहा था पर हमने उसे नहीं डाला। अभ्रम ने टाइगर की अधूरी बात को पूरा किया। तभी जैगुआर बोला, बीस्ट फॉरेस्ट क्वीन इनोसेंट है। जैगुआर की बात सुनकर अभ्रम समझ रहा था वो फॉरेस्ट क्वीन नियति को ही बोल रहा है। अभ्रम ने जैगुआर से अपनी नजरें हटाकर टाइगर को देखा तो उसने जल्दी से कहा, हमने उससे पूछताछ की है, उसने किसी के कहने पर ही वो सब किया था। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर अभ्रम के एक्सप्रेशन एकदम से डार्क हो गए और वो गुस्से में दोनों को देखने लगा। फिर दोनों ने ही एक एक कर सारा सच उसे बताया। उनकी पूरी बात सुनकर अभ्रम ने कहा, अब वो आदमी कहाँ है? जैगुआर बोला, ब्लैकी के पेट में। सुबह से ब्लैकी भूखा था इसलिए मैंने उसे ब्रेकफास्ट करवा दिया। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात पर टाइगर को थोड़ी हंसी आई पर वो हंसा नहीं। अभ्रम उठा और टाइगर से बोला, और उस आदमी का क्या हुआ? तुम उसे कब तक पकड़ोगे? टाइगर जल्दी से बोला, बीस्ट, मैं जल्दी ही उसे पकड़ लूंगा। कोट। अभ्रम ने कुछ नहीं कहा और दोनों को एक नजर देखकर चला गया। वही उसके जाते ही जैगुआर और टाइगर दोनों ने खुलकर सांस ली और जैगुआर बोला, बीस्ट कितने क्रूर है यार। बेचारी हमारी फॉरेस्ट क्वीन कितना कुछ सहती है फिर भी बीस्ट उन पर शक ही करते हैं। टाइगर उसका साथ देते हुए बोला, तूने सही कहा, हमारी फॉरेस्ट क्वीन प्योर सोल के साथ प्योर हार्टेड भी हैं। अब मुझे 2 लोगों को ढूंढना है। ये सुन जैगुआर के पूछा, कौन से 2 लोग? टाइगर बोला, पहला आतिश खन्ना का वो आदमी जिसकी वजह से बीस्ट की शादी ब्रेकिंग न्यूज बनी, और दूसरा वो आदमी जिसने हमारी फॉरेस्ट क्वीन को फंसाने की कोशिश की। जैगुआर टाइगर के कंधे पर हाथ रखकर बोला, तू फिक्र मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। हम जल्दी ही उन्हें ढूंढ लेंगे। उद्धरण चिन्ह। टाइगर ने उसकी बात पर जैगुआर को ऐसे देखा जैसे कह रहा हूँ, खुद के काम से फुर्सत नहीं है और मेरी मदद करने चला है। उद्धरण चिन्ह। प्रेजेंट टाइम। अभ्रम नियति के पैरों में ऑइंटमेंट लगाकर हल्के हाथ से मसाज कर रहा था। जैसे ही नियति ने ये महसूस किया, उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और अभ्रम को अपने पैरों में मसाज करते देखकर चौंक गईं। उसकी खूबसूरत बड़ी आंखें हैरानी से और बड़ी हो गईं। वो अपने पैर धीरे धीरे पीछे खींचने लगी तो अभ्रम ने उसे देखते हुए कहा, क्या हुआ? दर्द हो रहा है तुम्हें? इससे आराम नहीं मिल रहा क्या? नियति ने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। ये देखकर अभ्रम ने पूछा, तो फिर तुम अपने पैरों को पीछे क्यों खींच रही हो? नियति धीरे से दबी दबी आवाज में बोली, पति पैर नहीं छूते पाप लगता है। ये सुनते ही अभ्रम ना चाहते हुए भी हंसने लगा। फिर नियति को देख मुस्कुराते हुए बोला, सीरियसली, मेरे इतना तंग करने के बाद भी तुम मुझसे ये कह रही हो? सच, यू आर सो इनोसेंट टर्टल, आई ट्रस्ट यू। हाँ, मुझे तुम पर भरोसा है और अब मैं चाहूंगा कि तुम मेरा भरोसा कभी मत तोड़ना। उद्धरण चिन्ह। नियति ध्यान से उसकी बातें सुन रही थी। इस वक्त उसके चेहरे पर मासूमियत बिखरी हुई थी और वो एक छोटी बच्ची की तरह अपनी चमकती आंखों से टुकुर टुकुर अभ्रम को देख रही थी। वहीं अभ्रम ने उसे देखते हुए आगे कहा, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा, मुझे उनका सही सही जवाब देना। कोट। नियति ने कुछ नहीं कहा और उसे देखती रही। अभ्रम बोला, टर्टल तुम कौन हो? ये सुनते ही नियति डर गई। गांव से शहर तक का पिछला सारा मंजर एक झटके में उसकी आंखों के आगे कौंध गया। उसका गला सूख गया और उसने डर के घूंट को जबरदस्ती अपने गले से नीचे उतारा और डरते हुए कहा, नियति। अभ्रम ने फिर कहा, तुम कहाँ से आए हो? तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? नियति की आंखों के सामने एक बार फिर उसका अतीत कौंध गया और उसे अपने परिवार की याद आने लगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए पर उसने अपने आंसुओं को छुपाने के लिए सिर झुका लिया। ये देखकर अभ्रम समझ गया कि नियति को रोना आ रहा है और वो दर्द में है।
तभी नियति की सिसकियों की आवाज अब्रम के कानों में गई और उसने जल्दी से आगे बढ़कर नियति के सिर को अपने सीने में छुपा लिया और उसका सिर सहलाने लगा। विमला का घर। वहीं उधर एक बार फिर विमला लाखन की कटार के निशाने पर थी और इस बार लाखन गुस्से में बौखलाया हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो इस बार विमला की जान लेकर ही मानेगा। विमला डर से घुटी घुटी आवाज में बोली, देखो लाखन बेटा, इसको हमसे दूर रखो, हम मर जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। लाखन दांत पीसकर बोला, तो मर जाओ ना विमला ताई, तुम हमरा कोई भला तो नहीं की, अब मरकर धरती मैया का थोड़ा बोझ ही कम कर दो। कोट। विमला फिर बोली, अरे लाखन बेटा, तुम तो हमरे बेटन जैसन हो, अपनी विमला ताई को मारकर तुमको क्या मिलेगा। लाखन उसे घूरते हुए बोला, सुकून, हमको तुमको मारकर सुकून मिलेगा विमला ताई, तुमको क्या लगा शहर आकर बस जाओगी तो तुमको ठाकुर साहब छोड़ देंगे, तुम्हारे अंदर जो डर खत्म हो गया है उसे आज हम फिर से भर देंगे। विमला बोली, नहीं बेटा, हम तो ठाकुर साहब से आज भी डरते हैं। उद्धरण चिन्ह। लाखन बोला, अच्छा डर है तो अब जल्दी से बताई दो, बेला कहाँ है। विमला रोते हुए बोली, हम सच कह रहे हैं, हमको नहीं पता बेला कहाँ है, अगर हम झूठ बोले तो हमरा मुंह कौवा ले जाए, हमको नहीं पता बेटा, तुमको बेला के बारे में जानना है तो समर्थ से पूछो ना, वो तुमको बताएगा बेला का पता। ये सुनकर झुमरू बोला, विमला ताई सही कह रही है लाखन भैया, हम तो इस बारे में सोचे ही नहीं, सारा गांव जानता है बेला ओ समर्थ की होने वाली लुगाई रही, तो वो भाग कर समर्थ के पास गई होगी ना। कोट। झुमरू की बात सुनकर लाखन पीछे हटते हुए बोला, तू सही कहा बे, इस और तो हमरा भी ध्यान नहीं गया। फिर विमला ताई को देखे लाखन आगे बोला, समर्थ का पता। विमला जल्दी से हवा में हाथ नचाते हुए बोली, नहीं लाखन, हमको नहीं पता वो कहाँ रहता है, दिल्ली कहने को छोटी है पर है बहुत बड़ी। लाखन विमला को धमकी देते हुए बोला, विमला ताई, अगर तुमको बेला या समर्थ दोनों किसी का भी पता चले तो हमको जरूर बताना, नहीं तो जानत हो ना हम का। विमला उसकी बात काटते हुए जल्दी से बोली, हम तुमको जरूर बताएंगे बेटा। कोट। फिर लाखन और झुमरू के जाने के बाद विमला खुद से बोली, हमरा नाम विमला है, कभी घाटे का सौदा नहीं करती ये विमला। बेला अब तो तू गई और तेरे साथू समर्थ भी गया। उद्धरण चिन्ह। क्या लाखन और उसके आदमी बेला और समर्थ को ढूंढ पाएंगे? क्या अब्रम सच में नियति पर भरोसा करने लगा है? क्या नियति अब्रम को अपना सच बता पाएगी? जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट बॉक्स में अपनी सुझाव देते रहिए। वो सिर्फ नफरत के लायक हैं। अब्रम अभी भी नियति को अपनी बाहों के भरे बैठा था। जब नियति की सिसकियों की आवाज आना बंद हो गई तो अब्रम ने उसे धीरे से खुद से अलग करके उसका चेहरा देखा। नियति उसकी बाहों में ही सो चुकी थी। अब्रम ने उसे बेड पर सही से सुलाया और ब्लैंकेट उड़ाकर उसे देखते हुए बोला, शायद आस्था आंटी ने जो तुम्हारे बारे में बताया वही सही है। अपनी फैमिली को खो देने का दुख तुम्हारे चेहरे पर दिख रहा है टर्टल। ये कहकर अब्रम उसे सोता हुआ छोड़कर चला गया। वहीं वसुंधरा अपने रूम में किसी से कॉल पर बात कर रही थी। उसने गुस्से में कॉल पर कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था क्या माया? मैंने तुमसे क्या करने के लिए कहा था और तुमने क्या कर दिया? दूसरी तरफ से माया बोली, सॉरी मैम, मैं तो आपकी हेल्प कर रही थी। उद्धरण चिन्ह। वसुंधरा फिर गुस्से में बोली, माया हेल्प तुमने मेरी नहीं की, मैंने तुम्हारी हेल्प की है। जरा सोचो, अगर उसने अब्रम के सामने तुम्हारा नाम ले दिया होता तो अब्रम तुम्हारे साथ क्या करता? मैंने तुम्हें अब्रम के कहर से बचाया है। अब मेरी एक बात ध्यान से कान खोल कर सुन लो, आगे से कुछ भी उल्टा सीधा करने से पहले मुझसे पूछ लेना। दूसरी तरफ से माया की नर्म आवाज आए, ओके मैम, मैं अब आपसे पूछे बिना कुछ नहीं करूंगी। गुड। इतना कहकर वसुंधरा ने कॉल कट कर दिया और खुद से बोली, कल रात की सिचुएशन तो मैंने जैसे तैसे हैंडल कर ली, पर जो हो रहा है वो सही नहीं है, मुझे इसे रोकना होगा। अब्रम मेरा बेटा है और मैं उसे किसी को कंट्रोल करने नहीं दूंगी, वो सिर्फ मेरी कंट्रोल में रहेगा। इस बारे में मुझे उनसे बात करनी ही होगी। इतना कहकर वसुंधरा ने अपने फोन में एक नंबर डायल किया और कॉल रिसीव होते ही उसने गुस्से में कॉल पर कहा, क्या वो वापस आ गए? उद्धरण चिन्ह। दूसरी तरफ से किसी ने कहा, नो मैम सर, अभी तक ऑस्ट्रेलिया से वापस नहीं आए, मैं उनसे कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहा हूँ। सर काफी ज्यादा बिजी है, पर आप फिक्र मत करिए, वो जल्दी ही वापस आ जाएंगे। उसकी बात पर वसुंधरा गुस्से में दांत पीसकर बोली, जब तक तुम्हारे सर वापस आएंगे तब तक तो बहुत देर हो जाएगी, सब कुछ मेरे हाथ से फिसल जाएगा।
मैं और इंतजार नहीं कर सकती। उद्धरण चिन्ह। दूसरी तरफ से उसी शख्स ने फिर कहा, पर मेम। वसुंधरा उसकी बात काटते हुए बोली, अब मुझे ही कुछ करना होगा। इतना कहकर वसुंधरा ने कॉल कट कर दिया और अपना बैग लेकर रूम से निकली, पर तभी शीला उसके सामने आ गई। उसने शीला को ऑर्डर देते हुए कहा, मैं किसी जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ, तुम्हें पता है न क्या करना है। शीला ने सिर झुकाए हुए कहा, जी मेम साहब। वसुंधरा उसे घूरती नजरों से देखकर चली गई। उसके जाते ही शीला ने अपने शरीर को ढीला छोड़ दिया और तिरछा मुस्कुराते हुए बोली, ये सारे बड़े लोग ऐसे ही होते हैं, और मेरी दोनों मेम साहब तो बिल्कुल गिरगिट जैसी है, पल भर में रंग बदल लेती हैं। एक बीस्ट ही इस घर में अच्छे हैं, जैसे भी है सामने है, किसी को सजा देना हो या दुश्मनी निभानी हो, जो भी करना होता है बीस्ट सामने से करते हैं, औरों की तरह पीठ पीछे छुपकर नहीं। वही नियति की जब आंखें खुली तो सुबह से शाम हो गई थी। वो बेड से उठी और टाइम देखते हुए बोली, हे भगवान, मैं इतनी देर तक कैसे सोती रह गई। अब वो जानवर मुझे नहीं छोड़ेगा। कोट। ये कहते हुए उसके चेहरे पर अब्रम का डर साफ झलक रहा था। नियति ने एक नज़र खुद को देखा, उसने अभी भी कल वाली साड़ी ही पहनी हुई थी। नियति जल्दी से क्लोजेट रूम की तरफ गई और चेंज करके बाहर आ गई। अब उसके पैरों की सूजन भी कम हो गई थी और उसके दर्द में भी आराम था। नियति हॉल में आई तो उसे वहां भी कोई नहीं दिखा। किसी को न देखकर नियति ने सोचते हुए खुद से कहा, सब कहाँ चले गए। सासू माँ भी कहीं नहीं दिख रही, ये जानवर भी नहीं है, टाइगर भैया भी कहीं नहीं दिख रहे, आस्था माँ भी नहीं है, सब गए कहाँ। कुछ सोचकर नियति ने अपने कदम किचन की तरफ बढ़ा दिए, पर तभी कुछ आवाज सुनकर नियति रुक गई और आवाज का पीछा करते हुए विला से बाहर आ गई। बाहर लॉन में टाइगर और जैगुआ किसी टॉपिक पर बात करते हुए हंस रहे थे। तभी जैगुआ की नज़र नियति पर गई और वो उसे देखकर जल्दी से खड़ा हो गया। फॉरेस्ट क्वीन, आप यहाँ, अब आपकी तबीयत कैसी है। उद्धरण चिन्ह। जैगुआ की बात सुनकर टाइगर ने पीछे पलटकर देखा तो वही नियति कंफ्यूजन में अपने पीछे देखने लगी। अपने पीछे किसी को न देखकर उसने जैगुआ को देखते हुए कहा, आपने क्या वो सब मुझसे कहा। जैगुआ ने हाँ में सिर हिला दिया। वही टाइगर भी उसे देखते हुए खड़ा हुआ और उसके पास आकर बोला, आप ठीक है क्वीन। दोनों की बात पर नियति चिढ़कर बोली, आप दोनों मुझे बार बार क्वीन क्यों कह रहे हैं। मैं क्वीन नहीं हूँ, मेरा नाम नियति है, आप दोनों प्लीज मुझे मेरे नाम से बुलाए। टाइगर हंसते हुए बोला, हम आपको क्वीन इसलिए कहते हैं क्योंकि आप बीस्ट की वाइफ हैं और वो यहाँ किंग हैं, तो हुई ना आप किंग की क्वीन। ये सुनकर नियति को गुस्सा आ गया और उसने बिना कुछ सोचे समझे गुस्से में कहा, किंग, आपके बीस्ट किंग नहीं, जानवर है, जानवर, एक क्रूर जानवर, और मुझे उनकी बीवी नहीं बनना। मैं उन्हें अपना पति नहीं मानती, उन्होंने मुझसे धोखे से शादी की है, और इस तरह से शादी कौन करता है। न सिंदूर, न मंगलसूत्र, न 7 फेरे, न 7 वचन, बस पेपर पर साइन कर दिया और हो गई शादी। मैं नहीं मानती इस शादी को। वो एक बहुत बुरे जानवर है, इंसानियत तो उनके अंदर है ही नहीं, और ऐसे जानवर से कौन शादी करना चाहेगा। वो सिर्फ सभी की नफरत के लायक हैं। उद्धरण चिन्ह। नियति अपने ही धुन में बोले जा रही थी। वही टाइगर और जैगुआ दोनों हैरानी से उसे देख रहे थे। हमेशा चुप चुप रहने वाली नियति आज इतना बोल रही थी किया वो तो उनके बीस्ट की बुराई कर रही थी, वो भी उनके सामने। तभी बोलते बोलते ही नियति को ख्याल आया कि वो उस जानवर के वफादार लोगों के सामने ही उसकी बुराई कर रही है। ये ख्याल आते ही नियति के चेहरे के भाव बदल गए और वो अपनी नजरें चुराते हुए दोनों हाथों को आपस में रगड़ने लगी। फिर जबरदस्ती स्माइल करते हुए बोली, देखिए आप दोनों मुझे गलत मत समझिए, मैं उन्हें अपना पति मानती हूँ। मैं एक इंडियन लड़की हूँ तो उन्हें अपना पति कैसे नहीं मानूंगी। अब भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। ये सुनते ही टाइगर और जैगुआ दोनों ही हंसने लगे। नियति लाचारगी से उन्हें हंसते हुए देख रही थी। जैगुआ नियति के पास गया और उसे बेंच की तरफ इशारे करते हुए बोला, आप यहाँ बैठे क्वीन। नियति बेंच पर बैठते हुए मुंह बनाकर बोली, मेरा नाम नियति है। इस बात पर टाइगर ने कहा, पर हम आपको आपके नाम से नहीं बुला सकते, हम आपको क्वीन कहकर ही बुलाएंगे। उद्धरण चिन्ह। नियति उसकी तरफ देख बोली, पर मुझे ये नाम अच्छा नहीं लग रहा। तो जैगुआ बोला, शुरू में अजीब लगेगा, फिर कुछ दिनों बाद आपको आदत हो जाएगी। कोट। दोनों की बात सुनकर नियति ने उन्हें ज्यादा फोर्स नहीं किया और अपनी बात रखते हुए बोली, आप दोनों मुझसे वादा करिए, अभी जो मैंने कहा वो सब आप अपने किंग बीस्ट को नहीं बताएंगे।
अगर उन्हें पता चला तो वो मुझे फिर से सजा देंगे। उद्धरण चिन्ह। टाइगर और जगुआर दोनों ही नियति के चेहरे पर बीस्ट का डर देख पा रहे थे। उन्हें भी ये देखकर बुरा लग रहा था, पर नियति का इस तरह बीस्ट से डरना लाजमी था। पिछले 1.5 महीने से अभ्रम उसे अब तक टॉर्चर ही तो करता रहा है। ऐसे में नियति क्या कोई भी लड़की उससे डरेगी ही? ये बात वे दोनों ही समझ रहे थे। टाइगर और जगुआर दोनों ही नियति के सामने हाथ बांधकर खड़े हो गए और उसे देखते हुए टाइगर ने कहा, क्वीन आपको डरने की जरूरत नहीं। हम बीस्ट से कुछ नहीं कहेंगे। इनफैक्ट हम तो आपको सपोर्ट करते हैं, आप में बहुत हिम्मत है। आप उनके साथ रह रही हैं। उद्धरण चिन्ह। इसके आगे जगुआ ने कहा, हम आप पर भरोसा है। आप इनोसेंट हैं, हम जानते हैं। और जल्दी ही बीस्ट को भी आप पर भरोसा हो जाएगा। हमारे बीस्ट क्रूएल है, हम जानते हैं, पर वो किसी इनोसेंट पर्सन के साथ गलत नहीं करते। बीस्ट उसी को सजा देते हैं जो गलत होता है, जिसने कुछ गलत किया होता है, या फिर अपने दुश्मनों को। उद्धरण चिन्ह। नियति दोनों की बात सुन भी रही थी और समझ भी रही थी। उसने दोनों की बात पर उन्हें देखते हुए कहा, तो क्या आप दोनों मेरे बारे में उनसे सच में कुछ नहीं कहेंगे? उद्धरण चिन्ह। टाइगर और जगुआर ने ना में सिर हिला दिया। नियति मुस्कुराने लगी और फिर उसने टाइगर को देखते हुए कहा, भैया आप दोनों ना बहुत अच्छे हैं। मैंने देखा है आप दोनों भी उस जानवर से बहुत डरते हैं। उनके आगे तो किसी की नहीं चलती। बस एक सासू माँ ही है जो अपनी चला लेती है, वरना किसी में तो हिम्मत ही नहीं कि उन्हें बीच में रोककर अपनी बात कह सके। उद्धरण चिन्ह। टाइगर उसकी बात पर हंसते हुए बोला, क्वीन आपने इतने दिनों में बीस्ट को बहुत अच्छे से जान लिया है। उद्धरण चिन्ह। फिर जगुआ भी बोला, क्वीन आपको पता है हमारे बीस्ट बहुत अच्छे हैं। इस बात पर नियति बोली, जगुआ भैया आप उनके बारे में कुछ भी कहिए, हम मान लेंगे, पर आप उन्हें अच्छा मत कहिए, क्योंकि वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वो एक जानवर है, मेरे गांव के भोले के बैल से भी ज्यादा जिद्दी है। क्रूरता तो उनके रगों में खून बनकर बहती है। भगवान ने उन्हें इतनी अच्छी शक्ल दी है, फिर भी हमेशा गुस्से में ही घूरते रहते हैं। हंसी से तो कोई खास दुश्मनी लगती है उनकी, आए नहीं कि गायब हो जाती है। क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं वो हमेशा सड़े हुए बैगन की तरह क्यों रहते हैं? अपनी बात पूरी कर नियति टाइगर और जगुआ को टुकुर टुकुर देखने लगी। वही वे दोनों उसे फिर से हैरानी के भाव से देख रहे थे कि तभी दोनों एक साथ हंस दिए और टाइगर हंसते हुए ही बोला, क्वीन आप बीस्ट के लिए एकदम परफेक्ट चॉइस है। उसका साथ देते हुए जगुआ बोला, हमें नहीं पता था आप इतनी डेयरिंग बाज हैं। बीस्ट को आपकी ये साइड देखनी चाहिए। इस बात पर नियति मुंह बनाकर बोली, न बाबा, ना मुझे मरना थोड़ी ना है जो मैं उनसे ये सब कहूंगी। अरे वो तो मेरे गांव की पिशाचनी से भी ज्यादा डरावने हैं। उद्धरण चिन्ह। इस बार टाइगर और जगुआ दोनों ही खिलखिलाकर हंस दिए और उनके साथ नियति भी हंसने लगी। वहीं अब अभ्रम भी आ गया था और कॉल पर बात करते हुए विला के अंदर जा रहा था, पर तभी उनकी हंसने की आवाज सुनकर अभ्रम ने गर्दन घुमाकर उस तरफ देखा। फिर कॉल कटकर नियति को घूरने लगा। नियति अभ्रम से अनजान हंसते हुए दोनों से बात कर रही थी। अभ्रम ने आज पहली बार उसे इतना खुलकर हंसते हुए देखा था। अभ्रम को उसकी हंसी तो अच्छी लग रही थी, पर कुछ था जो उसे खटक रहा था। उसने नियति को देखते हुए अपने आप से कहा, टर्टल तुम मेरे सामने तो मरी हुई चूहिया की तरह रहती हो, फिर इन दोनों के साथ इतनी खुश क्यों हो? क्या हो रही है अभ्रम को जिलूजी? क्या कभी नियति सच्चे मन से अभ्रम को अपना पाएगी? किससे मिलना चाहती है वसुंधरा? कौन है शीला की दूसरी मेम साहब? जानने के लिए पढ़ते रहिए ब्लडी बीस्ट। अभ्रम ने नियति को देखते हुए अपने आप से कहा, टर्टल तुम मेरे सामने तो मरी हुई चूहिया की तरह रहती हो, फिर इन दोनों के साथ इतनी खुश क्यों हो? ये कहते हुए उसकी नजरें नियति को ही घूर रही थी। नियति खुलकर टाइगर और जगुआ से बात करने में मगन थी। तभी उसे अपने ऊपर किसी की नजरों की तपिश महसूस हुई। उसने अचानक ही मुड़कर पीछे देखा तो अभ्रम को देखकर वो चौंक गई। उसके होठों पर बिखरी हंसी पानी के बुलबुले की तरह पल भर में गायब हो गई और उसकी आंखों में अभ्रम का डर दिखने लगा। उसने जल्दी से अपनी नजरें झुका ली और जल्दी से दोनों हाथों को आपस में जोड़ लिया। वहीं टाइगर और जगुआ भी सावधान की पोजीशन में खड़े हो गए थे। अभ्रम घूरते हुए उनके पास गया और अपनी ठंडी आवाज में बोला, तुम सबके पास कोई काम नहीं है क्या? यहाँ खड़े होकर बात कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। टाइगर जल्दी से बोला, बीस्ट वी कॉट हिम। अभ्रम ने उसकी बात पर कहा, वेयर इज ही? जगुआ बोला, बीस्ट वो टॉर्चर रूम है। अभ्रम बोला, ओके तुम दोनों जाओ, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। टाइगर और जगुआ दोनों ही ओके बीस्ट बोलकर चले गए। उन्हें जाते हुए देखकर नियति मन में बोली,
अरे आप दोनों मुझे यहाँ इस जानवर के साथ अकेला छोड़कर क्यों जा रहे हो? मुझे भी अपने साथ ले जाओ प्लीज, वरना ये जानवर मुझे खा जाएगा। उद्धरण चिन्ह। नियति का मुंह रुआंसा सा हो गया था। अभ्रम उसके चेहरे के बदलते भाव को देख रहा था। अभी तो ये इतना हंस रही थी, मुझे देखती ही फिर से मरी हुई चूहिया बन गई। टर्टल, तुम इतनी जल्दी अपने फेशियल एक्सप्रेशन कैसे चेंज कर लेती हो? कोट। अभ्रम ने अपने आप से ही कहा और नियति को देखते हुए उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। नियति उसके हर बढ़ते कदमों के साथ अपने कदम पीछे ले रही थी और पीछे हटते हुए ही वो बेंच से टकरा गई और बेंच पर बैठ गई। अभ्रम ने नियति को देखते हुए ही अपना एक पैर उठाकर बेंच के कोने पर रखा और उसके ऊपर अपना एक हाथ रखते हुए नियति के ऊपर झुकने लगा। नियति उससे डरते हुए पीछे हट रही थी। तभी उसकी पीठ बेंच के क्राउन से टिक गई। ये होते ही नियति और घबरा गई। वो अभ्रम से नजरें चुराते हुए इधर उधर देख रही थी। तभी अभ्रम ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचते हुए कहा, मेरी तरफ देखो टर्टल। अभ्रम की टोन कमांडिंग थी, जिसे नियति को मानना ही था। उसने धीरे धीरे झुकी पलकों को उठाकर अभ्रम की तरफ देखा तो उसकी आंखें सीधे अभ्रम की आंखों से जा मिली। अभ्रम की आंखें नियति के पूरे चेहरे पर घूम रही थी। कभी वो नियति की काजल से सनी आंखों में देखता तो कभी उसकी छोटी सी नाक को, कभी अभ्रम नियति के डर से गुलाबी हो चुके गालों को देखता तो कभी उसके कांपते होठों को। फिर उसे देखते हुए ही अभ्रम ने अपने दूसरे हाथ से नियति के चिन्ह को पकड़ते हुए उसका चेहरा थोड़ा ऊपर की तरफ किया और उसकी काजल वाली काली काली आंखों में देखते हुए कहा, अभी थोड़ी देर पहले तो तुम हंस रही थी, फिर अब डर क्यों रही हो? उद्धरण चिन्ह। नियति ने मन में ही कहा, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैं इंसानों के साथ थी और अभी एक जानवर के साथ हूँ, और जानवर से तो सभी डरते हैं, ऊपर से आप इतने खतरनाक जानवर हैं, कभी भी कुछ भी कर देते हैं, और मैं तो आपकी पसंदीदा गुलाम हूँ जिसे आप जब चाहे तब सजा दे देते हैं। उद्धरण चिन्ह। नियति को खामोश देखकर अभ्रम ने फिर कहा, बोलो, चुप क्यों हो? क्या सारी बातें खुद से ही करोगी या मेरे मुंह पर भी बोलोगी? ये सुनते ही नियति का रोम रोम कांप उठा और एक बार फिर वो मन में बोली, हे भगवान, ये जानवर तो हमारी अंतरात्मा की बातें भी सुन लेता है। उद्धरण चिन्ह। नियति को इस बार भी चुप देखकर अभ्रम बोला, ठीक है, अगर तुम मुझसे कुछ कह नहीं सकती तो मेरे बारे में तुम्हें खुद से भी बात करने का कोई हक नहीं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही नियति ने अपने गले से डर के सूखे घूंट को नीचे उतारा तो अभ्रम उसे देखकर तिरछा मुस्कुराया। उसकी नजरें नियति के चेहरे से हटकर अब उसके होठों पर थीं, जो किसी ताजे गुलाब की तरह लग रहे थे। उनकी नमी भी ऐसी लग रही थी जैसे उसकी बूंद गुलाब की पंखुड़ी पर आकर ठहर गई हों। उस पल में न जाने अभ्रम को किन एहसासों में घिर गया कि वो धीरे धीरे नियति के ऊपर झुकने लगा। वो जैसे जैसे उसके नजदीक जा रहा था, नियति की धड़कनें तेज हो गई थीं। अभ्रम की सांसों की गर्मी को महसूस कर नियति ने अपनी आंखें बंद कर ली। अभ्रम की आंखें भी धीरे धीरे क्लोज हो गई थीं। वो फासला जो आज खत्म होने वाला था, और अभ्रम नियति के लबों की नमी को अपने लबों पर महसूस करता कि उससे पहले ही एक आवाज ने उनके बीच के मिट चुके फासले को बढ़ा दिया। वो आवाज वसुंधरा की थी। वसुंधरा जैसे ही कार से निकलकर अंदर जाने को हुई कि तभी उसकी नज़र लॉन में अभ्रम पर गई। उसे नियति नहीं दिख रही थी क्योंकि वो अभ्रम से छुपी हुई थी। पहले अभ्रम को देखकर वसुंधरा सोच में पड़ गई, अभ्रम इस तरह क्यों झुका हुआ है? फिर ध्यान से देखने पर उसे नियति की साड़ी का पल्लू दिखा और वसुंधरा की आंखें गुस्से से भर गई। नो नो, अभ्रम उसके करीब नहीं जा सकता, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। उद्धरण चिन्ह। खुद से ही बात कर वसुंधरा ने तेज आवाज में कहा, अभ्रम तुम वहां क्या कर रहे हो? ये सुनते ही अभ्रम एकदम से रुक गया। अभ्रम ने नियति के ऊपर झुके हुए ही अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को नियति के बहुत करीब पाया। उनके लबों के बीच सिर्फ 1 सेंटीमीटर की ही दूरी बची थी। उसी पर नियति ने भी अपनी आंखें खोली और उसकी आंखें अभ्रम को अपने इतने करीब देखकर बड़ी हो गई। उसने अपने दोनों हाथ अभ्रम के सीने पर रखते हुए उसे पीछे की तरफ धकेला। अभ्रम उसके हमले के लिए तैयार नहीं था। वो पीछे हटते हुए गिरने लगा, पर तभी उसने अपने लड़खड़ाते कदमों को संभाल लिया और नियति को घूरते हुए मन में बोला, हाउ डेयर यू टर्टल, तुम मुझे धक्का कैसे दे सकती हो? तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगा। उद्धरण चिन्ह। वो सोचते हुए नियति को घूर रहा था, वहीं नियति उसे डरी डरी नजरों से देख रही थी। तभी दोनों को डिस्टर्ब करते हुए एक बार फिर वसुंधरा ने कहा, ओह सॉरी बेटा, मुझे नहीं पता था तुम नियति के साथ हो। मेरी टाइमिंग भी ना कितनी गलत है, सॉरी नियति।
वसुंधरा की बात पर नियति मन में ही बोली, अरे सासू माँ आप क्यों सॉरी बोल रही हैं? सॉरी तो इस जानवर को बोलना चाहिए, ये मेरे इतने करीब कैसे आ सकते हैं? और सासू माँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस जानवर से बचा लिया। उद्धरण चिन्ह। नियति ये बोलकर शर्मिंदा होकर वहां से भाग गई। उसके जाने के बाद वसुंधरा अभ्रम के पास गई और उसे देखते हुए मुस्कुराकर बोली, अगेन सॉरी बेटा, अगर मुझे पता होता तो तुम नियति के साथ हो तो मैं तुम्हारे इस स्पेशल मोमेंट को कभी स्पॉइल नहीं करती। वेल मुझे ये देखकर अच्छा लगा, तुम नियति को अपना समय से रहे हो। उद्धरण चिन्ह। अभ्रम सिर झुकाए चुपचाप वसुंधरा की बात सुन रहा था। जैसे ही वसुंधरा की बात पूरी हुई अभ्रम ने कहा, नो इट्स ओके मॉम, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। कोट। इतना कहकर अभ्रम नजरें झुकाए हुए ही वहां से चला गया। उसके जाने के बाद वसुंधरा तिरछा मुस्कुराते हुए बोली, मेरा बेटा कितना भोला है, अपनी मॉम की सारी बात मानता है, जो भी कहूं एक बार कहने पर करने के लिए तैयार हो जाता है। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो भी अंदर चली गई। नियति किचन में आस्था के साथ मिलकर सबके लिए डिनर तैयार कर रही थी और अभ्रम चेंज करने के बाद टॉर्चर रूम में आ गया था। वो सोफे पर बैठा था और अपने सामने बैठे आदमी को घूर रहा था। वो आदमी अपने दोनों हाथ जोड़े हुए उसके सामने गिड़गिड़ा रहा था, प्लीज सर मुझे छोड़ दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस अपने बॉस के ऑर्डर को फॉलो कर रहा था, प्लीज सर मुझे माफ कर दीजिए। उसकी बात सुनकर अभ्रम ने जैगुआ की तरफ देखा तो जैगुआ ने एक पंच बनाकर पूरे फोर्स के साथ उस आदमी के मुंह पर मार दिया। जैगुआ का पंच पड़ते ही उस आदमी के मुंह से खून के साथ उसका एक दांत टूटकर बाहर गिर गया। फिर अभ्रम ने टाइगर की तरफ देखा और उससे कहा, कॉल हिम। टाइगर ने सिर हिलाया और जल्दी से एक नंबर डायल करके फोन अभ्रम के पास ले गया। अभ्रम ने फोन कान पर रखते हुए कॉल पर कनेक्ट अतीश खन्ना से कहा, क्या कहा था तूने? मैं उसे कभी नहीं ढूंढ पाऊंगा, तेरा वो आदमी अभी मेरे पैरों में गिरा है और अपनी जान की मुझसे भीख मांग रहा है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर दूसरी तरफ से अतीश खन्ना ने कहा, बीस तू गलत कर रहा है। अभ्रम ने उसकी बात काटते हुए कहा, तूने मुझे गलत करने पर मजबूर कर दिया है। जब जब तू मेरे काम और मेरी लाइफ में इंटरफेयर करेगा, तेरे आदमियों को मैं ऐसे ही सजा देता रहूंगा और तू फिक्र मत कर, मैं अपनी बात से मुकरता नहीं। जैसा कहा था वैसा ही करूंगा, बिकॉज आई एम ब्लडी द बीस्ट। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर अभ्रम ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और जैगुआ से कहा, ले जाओ इसे, मेरा ब्लैकी बहुत भूखा है। जैगुआ उस आदमी को ले गया और उसके साथ टाइगर भी चला गया। जैगुआ ने उस आदमी को ब्लैकी के पिंजरे में डाल दिया और टाइगर फोन में वीडियो बनाने लगा। अभ्रम के कहेनुसार टाइगर ने वो वीडियो अतीश खन्ना को सेंड कर दिया। उधर जैसे ही अतीश खन्ना ने उस वीडियो को देखा, उसने गुस्से में अपनी आंखें भींच ली और मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया। फिर अपने शब्दों को पिसते हुए अतीश ने कहा, बीस तूने बहुत कली अपनी मनमानी पर, अब नहीं। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर उसने फोन में एक नंबर डायल किया और कॉल रिसीव होते ही कहा, समर्थ मैंने तुम्हें एक काम दिया था, क्या वो काम हुआ? दूसरी तरफ से समर्थ ने कहा, सर मैंने बहुत कोशिश की पता करने की, पर कोई भी उसके बारे में बताना नहीं चाहता। उद्धरण चिन्ह। ये सुन अतीश ने कहा, समर्थ मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर बीस्ट को चोट पहुंचाना है तो हमें उसे ढूंढना ही होगा। यू नो न दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। कोट। समर्थ ने कहा, ओके सर, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, हमें जल्द ही उसके बारे में पता चल जाएगा। दूसरी तरफ से अतीश ने फिर गुस्से में कहा, समर्थ कोशिश नहीं, मुझे रिजल्ट चाहिए। कोट। ये कहकर उसने कॉल कट कर दिया और तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, बस एक बार उसके बारे में पता चल जाए, फिर तुझे बताता हूँ अभ्रम में क्या कर सकता हूँ। उधर विला में सभी डिनर कर रहे थे। तभी वसुंधरा ने अभ्रम से कहा, अभ्रम मुझे कुछ दिनों के लिए मुंबई जाना होगा। उद्धरण चिन्ह। अभ्रम ने वसुंधरा की तरफ देख कहा, आप कब जा रही है? वसुंधरा बोली, 2 दिन बाद। अभ्रम बोला, मॉम आपके साथ जैगुआ भी जाएगा। कोट। ये सुनते ही वसुंधरा चौंक गई और फिर धीरे से मुस्कुराते हुए बोली, बेटा जैगुआ तुम्हारा बॉडीगार्ड है, वो मेरे साथ जाएगा, तो तेरे साथ कौन रहेगा? कोट। मॉम मुझे आपकी सेफ्टी की ज्यादा परवाह है। अभ्रम की बात पर वसुंधरा मुस्कुराते हुए बोली, मुझे खुशी है कि मेरा बेटा मेरी इतनी परवाह करता है, पर बेटा मैं अपने साथ अपने गार्ड्स को ले जाऊंगी, तुम जैगुआ को अपने पास ही रखो। उद्धरण चिन्ह। क्यों जा रही है वसुंधरा मुंबई?
किसे ढूंढ रहा है अतीश खन्ना? क्या बदल रहे हैं अभ्रम के एहसास? जानने के लिए पढ़ते रहिए नियति का डर। अभ्रम की बात पर वसुंधरा मुस्कुराते हुए बोली, मुझे खुशी है कि मेरा बेटा मेरी इतनी परवाह करता है। पर बेटा, मैं अपने साथ अपने गार्ड्स को ले जाऊंगी। तुम जैगुआ को अपने पास ही रखो। उद्धरण चिन्ह। इस बात पर अभ्रम ने कुछ नहीं कहा और सिर हिला दिया। वहीं नियति खाना खाते हुए चुपचाप दोनों की बातें सुन रही थी। वसुंधरा की जाने की खबर सुनकर नियति की सांसें उसके गले में ही अटक गई थी और वो घबराते हुए मन में ही खुद से बोली, नियति अब तेरा क्या होगा? सासू माँ चली गई तो ये जानवर तुझे नहीं छोड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। ये सोचते हुए उसने तिरछी नजरों से अभ्रम की तरफ देखा तो वो चुपचाप अपना खाना खा रहा था। डिनर करने के बाद वसुंधरा अपने रूम में और अभ्रम स्टडी रूम में चला गया। वहीं नियति किचन में आ गई। वो दोनों हाथ काउंटर पर रख झुककर खड़ी सोच रही थी कि तभी आस्था की आवाज उसके कानों के गई। नियति बेटा, तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो? अपने रूम में जाओ। उद्धरण चिन्ह। नियति पलटते हुए आस्था को देखकर उसके गले लग गई और फिर उसके गले लगे हुए बोली, माँ। आस्था ने प्यार से उसकी पीठ से हिलाते हुए कहा, क्या हुआ बेटा, तुम किसी बात से परेशान हो? नियति उससे नजरें नहीं मिलाना चाहती थी, इसलिए वो आस्था के गले लगे हुए ही बोली, माँ आपके साहब बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। वो बहुत बुरे हैं। आस्था धीरे से मुस्कुराए और उसकी पीठ से हिलाते हुए ही बोली, अच्छा, अब क्या किया साहब ने? तुम्हें उन पर इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? ये सुनकर नियति सोच में पड़ गई। उसे अभ्रम और अपने बीच की नजदीकियां याद आने लगी और उसने अपनी आंखों को कसकर भींच लिया। वो मैं आपको नहीं बता सकती, आप बस इतना जान ले, वो बहुत बुरे हैं। नियति ने अपनी आंखें भींचे हुए ही जल्दी से कहा। वहीं आस्था की मुस्कान उसकी बात सुनकर और गहरी हो गई। फिर वो नियति को खुद से अलग करके उसे समझाते हुए बोली, बेटा मुझे पता है तुम्हारी उम्र इतनी नहीं कि तुम सारी बातों को समझो, पर साहब को समझने की कोशिश करना, वो बहुत अच्छे हैं। जब एक बार तुम उन्हें जानने और समझने लगोगी तो साहब तुम्हें भी अच्छे लगने लगेंगे। उद्धरण चिन्ह। इस बात पर नियति ने मन में ही खुद से कहा, मैं क्यों समझूं उस जानवर को? मैं उसे नहीं समझने वाली। वो बुरा है और बुरा ही रहेगा। उद्धरण चिन्ह। अभ्रम के बारे में सोचते हुए ही नियति अपने रूम तक आ गई। रूम में अभ्रम को देखकर नियति ने रिलैक्स होकर कहा, चलो अच्छा है, वो जानवर अभी कमरे में नहीं है, उससे पहले कि वो आ जाए मैं सो जाती हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर नियति बेड पर आ गई और खुद को पैर से सिर तक ब्लैंकेट से ढकते हुए उसने कहा, अब मैं सो जाऊंगी, फिर वो जानवर मुझे परेशान नहीं कर पाएगा। नियति के होठों पर कुटिल मुस्कान थी। वो आंखें बंद कर सो गई। वहीं उधर स्टडी रूम में अभ्रम चेयर पर बैठा सिगरेट की कश ले रहा था और उसके सामने टाइगर खड़ा था। उसके हाथ में एक फाइल थी जिसमें देखते हुए वो अभ्रम को बता रहा था, बीस्ट, हमने जो इस बार टेंडर भरा है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन इसमें है। इस बार भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाने का टेंडर हमें ही मिलेगा। उद्धरण चिन्ह। अभ्रम ने सिगरेट की कस लेते हुए कहा, क्या अतीश खन्ना ने भी टेंडर भरा है? टाइगर ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बीस्ट, हमारे इन्फॉर्मर से खबर मिली है, उसने भी ये टेंडर भरा है। उद्धरण चिन्ह। इस बात पर अभ्रम तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, तो इस बार भी वो मुंह की खाएगा। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर अभ्रम ने उसे ऑर्डर देते हुए कहा, टेंडर हमें ही मिलेगा। अब तुम उस जगह की सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करो, मैं वहां जाने से पहले उस जगह के बारे में सब जानना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। टाइगर ने सिर हिलाते हुए ओके सर कह दिया। अभ्रम अपनी सिगरेट खत्म कर उठा और अपने रूम में चला गया। वो जैसे ही रूम में आया तो नियति को ब्लैंकेट में इस तरह लिपटा देखकर उसकी भौहें सिकुड़ गई और वो धीरे बुदबुदाया, टर्टल को क्या ज्यादा ठंड लग रही है? फिर उसने एस बड़ी ई की तरफ देखा। एस बड़ी ई का टेम्परेचर नॉर्मल था। ये देखकर अभ्रम ने सिर हिलाया और रूम अंदर से लॉक करता हुआ बैग की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। वहीं ब्लैंकेट के अंदर नियति ने अपनी दोनों मुट्ठी में ब्लैंकेट को कसकर भर लिया था और डरते हुए खुद से बोली, हे भगवान, आज मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है? अब तो ये जानवर भी आ गया है, पता नहीं अब ये क्या करेगा। ये कहते हुए उसने अपनी आंखों को कसकर भींच लिया और उस पल का इंतजार करने लगी जब अभ्रम उसे कमर से पकड़ उसके स्टमक पर अपन सिर रख कर सोता है। अब तक नियति को भी एहसास हो गया था अभ्रम को उसके पकड़ के सोने पर ही नींद आती है। वो अभी इस मोमेंट का इंतजार कर ही रही थी कि तभी उसे एक झटका लगा। उसे अपने पैरों के पास अभ्रम के ठंडे पैर महसूस हुए और नियति का शरीर एक अजीब सी सिहरन से कांप उठा।
उसने अपनी मुट्ठी को और कसकर भींच लिया, पर तभी अब्रम के ठंडे हाथ उसे अपनी कमर पर महसूस हुए। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे अपनी तरफ खींच रहा है, और फिर कुछ ही सेकंड बाद नियति ने अपनी गर्दन पर अब्रम की सांसों को महसूस किया। वो कुछ देर तक ऐसे ही अपनी सांसों को रोककर उसकी बाहों में ही लेटी रही। फिर उसने मुड़कर तिरछी नजरों से देखा तो अब्रम सो चुका था। नियति ने उसे सोते देखकर एक गहरी सांस ली और खुद को उसकी कैद से आज़ाद करने की कोशिश करने लगी, पर अब्रम की पकड़ उस पर इतनी मजबूत थी कि नियति उसकी एक उंगली को भी अपने ऊपर से हटा नहीं पा रही थी। क्या मुसीबत है, ये जानवर कभी नहीं सुधरने वाले। थक कर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ ही देर में गहरी नींद में सो। अगले दिन आज अब्रम फिर से एक होटल में आया हुआ था। उसे आज एक नया प्रोजेक्ट मिलने वाला था जिसके लिए उसने एक वीक पहले टेंडर भरा हुआ था। अब्रम टाइगर के साथ सेंटर टेबल पर बैठा था। उससे कुछ दूरी पर अतीश खन्ना अपने असिस्टेंट समर्थ के साथ बैठा था। उसकी नज़रें स्टेज की जगह अब्रम पर टिकी थी। वो उसे घूर कर देख रहा था। तभी अतीश ने अब्रम को घूरते हुए ही समर्थ से कहा, समर्थ, अगर आज का टेंडर हमें नहीं मिला तो बीस्ट को इस दुनिया से उस दुनिया में भेजने की तैयारी कर लेना। समर्थ ने सिर हिलाते हुए हामी भर दी। अब्रम जानता था समर्थ उसके पीछे बैठा है, पाव से इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी स्टेज पर एक आदमी आया और वो रिजल्ट की अनाउंसमेंट करने लगा। जहां अतीश खन्ना और बाकी सबके चेहरे पर टेंशन के भाव थे, वहीं अब्रम एकदम रिलैक्स होकर बैठा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो पहले से ही जानता हूँ रिजल्ट क्या निकलने वाला है, और हुआ भी वही जो उसने सोचा था। एक बार फिर अब्रम ने सबको मार्क देकर प्रोजेक्ट अपने नाम कर लिया था। अब्रम उठकर स्टेज पर गया और पेपर साइन करने लगा। वहीं अतीश समेत बहुत से लोगों की नजरें अब्रम को गुस्से में घूर रही थी। अब्रम ने पेपर साइन कर सामने खड़े आदमी से हाथ मिलाया तो उस आदमी ने कहा, आप जानते हैं ये प्रोजेक्ट आपको ही क्यों दिया गया है। उसकी बात पर अब्रम की आईब्रो तन गई और वो आंखों में एक सवाल लिए सामने खड़े आदमी को देखने लगा। तभी उस आदमी ने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, इस बार सबके टेंडर बहुत अच्छे थे, पर फिर भी आपको ये प्रोजेक्ट दिया गया है क्योंकि जिस जगह ये प्रोजेक्ट शुरू होगा वहाँ काम करना आसान नहीं होगा, पर हम सबको लगता है आप इस प्रोजेक्ट को पूरा कर पाएंगे और इसलिए हमारी पूरी टीम ने आपके टेंडर को सिलेक्ट किया है। उद्धरण चिन्ह। उन दोनों के बीच की बातें सिर्फ उन दोनों के ही बीच थी, कोई तीसरा उनकी बातें नहीं सुन रहा था। सामने खड़े शख्स की पूरी बात सुनकर अब्रम ने कहा, डोंट वरी मिस्टर खुराना, मैं कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ता, इस प्रोजेक्ट को भी पूरा करूंगा। मिस्टर खुराना मुस्कुराते हुए बोले, अब्रम, सब तुम्हें बीस्ट कहते हैं और सबने तुम्हारी क्रूरता अपनी आंखों से देखी भी है। मैं बस तुम्हें आने वाले खतरे के लिए सावधान कर देना चाहता हूँ, क्योंकि जहां आप इस बार जा रहे हों वो जगह कहने को पिछड़ी हुई, पर वहां की हवाओं में खौफ बहता है। उद्धरण चिन्ह। अब्रम उनकी बात की गंभीरता को समझते हुए बोला, मैं ध्यान रखूंगा। प्रोजेक्ट मिलने के बाद अब्रम विला आ गया था और वो अभी टाइगर और जैगुआ के साथ स्टडी रूम में था। जैगुआ ने अब्रम के सामने एक फाइल रखते हुए कहा, सर, इस फाइल में उस गांव की सारी इन्फॉर्मेशन है। उद्धरण चिन्ह। अब्रम फाइल खोलकर देखने लगा और टाइगर ने उस जगह के बारे में बताते हुए कहा, सर, ये गांव यूपी और बिहार के बॉर्डर के पास बसा है, इसलिए ठीक से नहीं कह सकता ये गांव यूपी में है या बिहार में। कहने को तो गांव का नाम फूलपुर है, पर वहां की हवाओं में फूल की खुशबू नहीं, पिशाचनी का खौफ महकता है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही अब्रम ने फाइल बंद करते हुए कहा, व्हाट नॉनसेंस, कौन सी दुनिया में जी रहे हो जो तुम ऐसी बातें कर रहे हो। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात पर टाइगर ने आगे कहा, सर, आपके कहने पर मैंने एक आदमी को उस गांव में भेजा था, उसी ने ये सारी इन्फॉर्मेशन दी है। उस गांव में एक ठाकुर भी है और उसी की वहां चलती है, गांव के लोग भी उसकी सुनते हैं, उसकी मर्जी के बिना वहां पत्ता भी नहीं हिलता। उद्धरण चिन्ह। ये सब सुनकर अब्रम को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो मिस्टर खुराना और टाइगर की बातों को लिंक करने लगा। फिर अब्रम ने खड़े होते हुए कहा, मैं इन सब बातों को नहीं मानता। आज तक मैंने अपने सभी प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं और इस प्रोजेक्ट को भी कंप्लीट करूंगा। मुझे ठाकुर और पिशाचनी दोनों से ही फर्क नहीं पड़ता। मैं उस गांव में जाऊंगा, तुम तैयारी करो, पर उससे पहले विकास के साथ मेरी मीटिंग फिक्स करो। टाइगर ने ओके सर कहते हुए सिर हिला दिया। अब्रम के जाने के बाद जैगुआ सोफे पर पसरते हुए कहा, सीरियसली पिशाचनी, वो भी आज के जमाने में? यार, कोई अफवाह नहीं मिली फैलाने के लिए। इसे सुनकर डर नहीं लग रहा बल्कि हंसी आ रही है। उद्धरण चिन्ह।
जैगुआ को हंसते देखकर टाइगर ने उसके बराबर में बैठते हुए कहा, अब ये अफवाह है या सच है तो उस गांव में जाकर ही पता चलेगा। उद्धरण चिन्ह। जैगुआ फिर हंसते हुए बोला, पिशाचनी तो मुझे वो माया लगती है। हमेशा बीस्ट को अजीब तरह घूर कर देखती है, जैसे हमारे बीस्ट पर काला जादू कर रही हूं। टाइगर उसे देखते हुए बोला, कह तो तू सही रहा है, पर माया इतनी बुरी भी नहीं है, खूबसूरत है। जैगुआ ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और कहा, क्या तुझे वो पिशाचनी माया पसंद है? मैंने ऐसा कब कहा? टाइगर की इस बात पर जैगुआ बोला, अभी तो तूने कहा तुझे वो खूबसूरत लगती है, तो क्या मैं उसे भाभी के लिए लॉक कर दूं? टाइगर मुंह बनाकर बोला, ओए मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए जो मैं उस माया को डेट करूंगा। उद्धरण चिन्ह। जैगुआ उसकी टांग खींचते हुए बोला, हाँ हाँ, तू तो किसी राजघराने का प्रिंस है न, इसलिए तेरे लिए पिशाचनी नहीं कोई राजकुमारी आएगी। टाइगर उसकी बात पर उसे घुरकर देखने लगा। वही जैगुआ अभी भी हंस रहा था। वहीं अपने कमरे में वसुंधरा ने कॉल पर किसी से बात करते हुए कहा, मैं कल आ रही हूँ। वसुंधरा कॉल पर किससे बात कर रही थी? क्या अभ्रम के लिए ये प्रोजेक्ट करना आसान होगा? क्या पिशाचनी की अफवाह सच है? क्या होगा जब गांव में ठाकुर और अभ्रम का आमना सामना होगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए। मुझे इंतजार करवाया तो सजा मिलेगी। 2 दिन बाद। वसुंधरा कल ही मुंबई चली गई थी। अभ्रम आज ऑफिस आया हुआ था और वो अपने कैबिन में बैठा हुआ था, उसके विकास मल्होत्रा बैठा था। अभ्रम ने विकास को देखते हुए कहा, तुम्हें तो मेरे न्यू प्रोजेक्ट के बारे में पता चल ही गया होगा। विकास मुस्कुराते हुए बोला, बस तुम ये बता दो मटेरियल तुम्हें कब चाहिए, मैं डिलीवर करवा दूंगा। अभ्रम तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, तुम रॉ मटेरियल तैयार रखो, पहले मैं खुद वहां जाकर इंस्पेक्शन करना चाहता हूं और एक बार इंस्पेक्शन हो जाए उसके बाद तुम रॉ मटेरियल डिलीवर करवा देना। विकास भी मुस्कुराते हुए बोला, ओके, जैसा तुम चाहो बीस्ट। कोट। तभी अभ्रम ने उसे वार्निंग देते हुए कहा, याद रहे विकास, मेरा काम एक बार शुरू होने के बाद रुकना नहीं चाहिए। मुझे देरी बिल्कुल पसंद नहीं। मैं एक ही प्रोजेक्ट को पूरे साल नहीं करना चाहता, मेरे पास और भी प्रोजेक्ट है। उसे बीच में रोकते हुए विकास ने कहा, बीस्ट तुम इसकी फिक्र मत करो, तुम्हारा काम नहीं रुकेगा, मैं सारा रॉ मटेरियल टाइम से पहले ही डिलीवर करवा दूंगा। कोट। फिर विकास ने बीस्ट को देखते हुए ही आगे कहा, तुम आज रात मिस्टर खुराना की रिटायरमेंट पार्टी में जा रहे हो। अभ्रम ने उसकी बात पर कुछ नहीं कहा और तिरछा मुस्कुरा दिया। विकास ने उसे देखते हुए ही आगे कहा, मेरे ख्याल से बीस्ट तुम्हें उनकी रिटायरमेंट पार्टी में जाना चाहिए। तुम्हारा टेंडर उनका लास्ट असाइनमेंट था, सो एक बार तुम्हें उनसे जाकर मिलना चाहिए। अभ्रम ने इस बात पर भी कुछ नहीं कहा और चुपचाप तिरछा मुस्कुराते हुए उसे देखता रहा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिमाग में कुछ चल रहा हो। विकास मल्होत्रा अभ्रम से बात करने के बाद चला गया था। वहीं उधर लाखन झुमरू और अपने आदमियों के साथ दिल्ली की सड़कों पर भटक रहा था, पर उसे अभी तक न उसे बेला के बारे में कुछ पता चला था, न ही समर्थ के बारे में। इसी झुंझलाहट में लाखन ने अपनी जीप के टायर पर जोर से अपना पैर पटकते हुए कहा, साला वो दोनों कौन से बिल में छुपकर बैठा है जो हमको देख ही नहीं रहा। अब कहाँ ढूंढे हम वो बेला और समर्थ को? अगर खाली हाथ लौटे तो ठाकुर साहब हमारी जान ले लेंगे। लाखन की बात सुनकर झुमरू बोला, लाखन भैया, हम क्या कहते हैं, एक बार गांव में फोन घुमाए लो और उस समर्थ के दादा से पूछो, वो का जरूर पता होगा समर्थ का पता। लाखन उसकी तरफ देख बोला, ये बात तो तू सही कह रहा है झुमरू, घुमा जरा चकिया को फोन और बोल वो जरा जाकर पता करें, वो समर्थ के दादा से ओ का पोता दिल्ली में कहाँ रहत है। झुमरू ने वैसा ही किया जैसा लाखन ने उसे करने के लिए कहा था। उसने चकिया को फोन किया और उससे समर्थ का पता पूछने के लिए कहा। चकिया से कॉल पर बात करने के बाद झुमरू ने लाखन से कहा, लाखन भैया, चकिया अभी 1 घंटा बाद फोन घुमाएगा, ओ के बाद समर्थ का पता हमारे पास होगा और वो बेला का भी। झुमरू की बात सुनकर लाखन कुटिल मुस्कान होठों पर लिए बोला, साला दोनों को धर के दिल्ली से गांव तक घसीटते हुए ले जाएंगे। वहां ठाकुर साहब इंतजार कर रहे हैं और यहाँ दोनों मौज काट रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अभ्रम शाम होते ही ऑफिस से विला आ गया था। अभ्रम जैसे ही हॉल में एंटर हुआ तो उसे हंसी की आवाज आई। अभ्रम इस आवाज को पहचानता था, ये आवाज नियति की ही थी। नियति की हंसी सुनकर उसने सोचते हुए खुद से कहा, टाइगर और पाइथन दोनों मेरे साथ थे, फिर टर्टल इतना हंसते हुए किससे बात कर रही है। ये कहते हुए अभ्रम ने अपनी नजर चारों तरफ घुमाई। नियति हॉल में जैगुआ और आस्था के साथ बैठी हंसते हुए बातें कर रही थी।
अब्रम तीखी नजरों से उसे देखने लगा। अभी तो तुम बहुत खुश लग रही हो टर्टल, फिर तुम्हें मेरे साथ क्या हो जाता है? मेरे साथ तुम मरी हुई चूहिया की तरह क्यों रहती हो टर्टल? अब तो मैं तुम्हें पनिश भी नहीं करता, ना तुम्हें डराता हूँ। तुम मेरे साथ इतनी खुश क्यों नहीं रहती? नियति को देखते हुए अब्रम खुद से बात करते हुए उसके पास आ गया। नियति अपनी धुन में अभी भी बोले जा रही थी। वही आस्था और जगुआ दोनों ही अब्रम को देखकर खामोश हो गए थे। उन्हें अचानक से चुप होते देखकर नियति दोनों को देखते हुए बोली, क्या हुआ जगुआ भैया? क्या हुआ माँ, आप दोनों चुप क्यों हो गए? क्या आप दोनों ने भूत देख लिया? ये बोलकर नियति फिर से हंसने लगी। वही जगुआ और आस्था हैरानी से नियति को देखने लगे। फिर नियति ने हंसते हुए ही आगे कहा, अरे कुछ तो बोलिए आप दोनों। कहीं हमारे पीछे वही खूंखार जानवर तो नहीं खड़ा है? उद्धरण चिन्ह। नियति के सवाल पर जगुआ अपना सिर पीट लेना चाहता था, पर अब्रम के खौफ से वो 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं हिल पा रहा था। आस्था नियति को इशारों इशारों में उसे अपने पीछे देखने के लिए कह रही थी। वही नियति आस्था को देखकर हंसते हुए बोली, माँ आप इतना डर क्यों नहीं है? आपके खडूस साहब अभी नहीं आएंगे, उनके आने का अभी समय नहीं हुआ है। इस बात पर आस्था ने मुंह बना लिया। वही नियति आस्था और जगुआ को देखते हुए फिर बोली, अरे आप दोनों ऐसे बुझी हुई मोमबत्ती की तरह क्यों खड़े हैं? जरा हंसिए, मुस्कुराए। आप इस भूतिया महल में हैं, थोड़ा यहाँ के भूतिया नजारों का लुत्फ उठाए। इससे पहले वो जानवर आ जाए, थोड़ा तो मुस्कुराए। उद्धरण चिन्ह। जगुआ नियति की बात पर उसे तरस भरी नजरों से देख रहा था और फिर उसे देखते हुए उसने मन में कहा, क्वीन आप कितनी इनोसेंट है, हमारे इशारे भी नहीं समझ रही। अरे जरा पीछे मुड़कर देखिए, जिस जानवर के बारे में आप इतना कुछ कह रही है वो जानवर आपके पीछे खड़ा और आपको ही घूर कर देख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वो अभी आपको खा जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। वही आस्था भी मन में बोली, नियति बेटा कभी कभी ज्यादा हंसना बाद में रुला देता है, अब बस भी करो और पीछे मुड़कर देखो बेटा। उद्धरण चिन्ह। नियति आज फुल मूड में थी, उसे अभी भी यही लग रहा था। आस्था और जगुआ दोनों उसके सामने नाटक कर रहे हैं और इसी भ्रम में वो फिर बोली, आस्था माँ आप अपने साहब से इतना क्यों डरती है? और जगुआ भैया आप तो शायद उम्र में उनसे बड़े हैं ना? उद्धरण चिन्ह। नियति के पूछने पर जगुआ ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर नियति हंसते हुए आगे बोली, फिर आप उनकी सारी बातें क्यों मानते हैं? जब वो गलत होते हैं तब आप उन्हें डांटते क्यों नहीं? उनसे कहते क्यों नहीं कि वो गलत कर रहे हैं? ये सुनते ही जगुआ सदमे में चला गया। वहीं आस्था हैरानी से मुंह खोले नियति को देखती रह गई। टाइगर जो अब्रम के पीछे ही आ रहा था, उसके पैर बर्फ के जैसे जम गए और उसने मन में कहा, अब क्या होगा? क्वीन भी ना जाने अनजाने में बीस्ट को ट्रिगर करती रहती हैं। आज तो आप गई क्वीन, बीस्ट आज आपको नहीं छोड़ेंगे। उद्धरण चिन्ह। अब्रम ने आस्था और जगुआ को वहां से जाने का इशारा किया तो वे दोनों धीरे धीरे पीछे हटते हुए जाने लगे। नियति उन्हें जाते हुए देखकर सोफे पर खड़ी हो गई और हाथ आगे करते हुए उन्हें रोकते हुए बोली, अरे आप दोनों कहाँ जा रहे हैं? अभी मुझे आप दोनों से और बातें करनी हैं, वापस आइए। उद्धरण चिन्ह। उसके ये बोलने के अगले पल ही अब्रम ने कहा, तो अभी तुम्हें और बातें करनी हैं? ठीक है, तो मुझसे करो और बातें। उद्धरण चिन्ह। नियति उसकी आवाज सुनते ही चौंक गई। उसने डरते हुए पलटकर अब्रम की तरफ देखा और उसे देखते ही जैसे उसके मुंह पर ताला लग गया। उसके चेहरे पर अजीब से भाव आ गए थे। अब्रम उसे देखते हुए आगे बढ़ा तो नियति ने जल्दी से अपने कदम पीछे ले लिए और तभी वो लड़खड़ा कर पीछे गिरने लगी, पर अब्रम ने अपना एक हाथ बढ़ाकर उसके हाथ को पकड़ लिया और नियति उसके हाथ के सहारे हवा में लटक रह। जहां नियति की आंखों में दर्द दिख रहा था तो वहीं अब्रम अपने होठों पर मध्यम हंसी लिए उसे ही देख रहा था। तो मैं एक खूंखार जानवर हूँ? नियति ने नमे सिर हिलाया। वहीं अब्रम ने उसे देखते हुए आगे कहा, तुमने सही पहचाना मुझे, मैं एक खूंखार जानवर ही हूँ और अब ये जानवर तुम्हें पनिश करेगा। बहुत मजा आता है ना तुम्हें दूसरों के सामने मेरी बुराई करके? तो अब तैयार हो जाओ मुझे झेलने के लिए। उद्धरण चिन्ह। नियति डर से हकलाते हुए बोली, मैं तो आपकी तारीफ ही कर रही थी। उद्धरण चिन्ह। अगेन झूठ। अब्रम नियति देखते हुए बोला, मैंने तुमसे कहा था ना मुझे झूठ पसंद नहीं है। उद्धरण चिन्ह। नियति ने धीरे से कहा, सो सॉरी। अब्रम ने उसे ऊपर खींचा तो नियति के दोनों हाथ अब्रम के कंधे पर आ गए और वो उसके ऊपर झुक गईं। अब्रम ने उसे कमर से पकड़ा हुआ था। फिर उसने नियति की आंखों में देखते हुए कहा, अब मुझे सच सच बताऊं,
तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो? उसकी बात पर नियति ने कुछ नहीं कहा और उसे खामोशी से देखती रही। तो अब्रम ने उससे नजरें मिलाए हुए ही फिर से कहा, डोंट वरी, मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा। सच बोलने वाले को मैं पनिश नहीं करता। उद्धरण चिन्ह। फिर नियति ने भी उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आप बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे। आपके अंदर क्रूरता कूट कूट कर भरी है। आपको लगता है जो आप सोचते हैं देखते हैं वही सच है, पर कभी कभी हमारी आंखों का देखा भी झूठ हो सकता है। ये बात आपको समझनी होगी। आप हमेशा खुद को सही और सबको गलत समझते हैं। मैं आपसे नफरत करती हूँ, बहुत नफरत, इतनी कि मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। उद्धरण चिन्ह। नियति ने अब्रम को देखते हुए आगे कहा, मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती, आपसे दूर चली जाना चाहती हूँ, बहुत दूर। आप मुझे थोड़े से भी अच्छे नहीं लगते। मैं आपके साथ एक कमरे में नहीं रहना चाहती। आप जिद्दी हैं, घमंडी हैं, आप हमेशा सब पर अपनी मर्जी थोपते रहते हैं, आप किसी की। नियति इसके कुछ कहती कि तभी अब्रम ने अपनी एक उंगली उसके होठों पर रखकर उसे खामोश कर दिया। नियति अब उसे खामोशी से देख रही थी, पर उसकी आंखें अभी भी अब्रम की आंखों से बातें कर रही थीं। अब्रम ने उसके होठों पर से अपनी उंगली हटाते हुए कहा, आज के लिए इतना बहुत है, थोड़ी शिकायत बाद के लिए भी बचा कर रखो। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर उसने नियति को अपनी बाहों में उठा लिया और उसे लेकर अपने रूम की तरफ जाने लगा। नियति अभी भी उसे देख रही थी। अब्रम का ये रूप आज उसे हैरान कर गया था। उसकी इतनी बुराई करने के बाद भी अब्रम ने उससे कुछ नहीं कहा और गुस्सा भी नहीं किया। उसने रूम में आकर नियति को बेड पर बिठा दिया और अपना ब्लेजर उतारते हुए बोला, बाहर जाना चाहोगी? उद्धरण चिन्ह। नियति ने कहा, नहीं, मैं घर में ही ठीक हूँ। अब्रम ने बिना उसकी तरफ देखे अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए कहा, पर मैं तुम्हें अपने साथ बाहर ले जाना चाहता हूँ, तो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारे पास आधा घंटा है। मुझे इंतजार करवाया तो सजा मिलेगी। नियति उसकी बात पर मुंह बनाकर खुद से बोली, अजीब इंसान है, जब करनी इन्हें अपने मन की है तो फिर पूछते ही क्यों है? उद्धरण चिन्ह। खुद में ही बड़बड़ाते हुए नियति बेड से उठी और क्लोजेट के पास आकर उसने डोर की तरफ हाथ बढ़ाया, पर ठीक उसी टाइम अब्रम ने भी अपना हाथ आगे बढ़ा दिया और दोनों के हाथ एक दूसरे के हाथ को छू गए। कहाँ ले जाना चाहता है अब्रम नियति को? क्या लाखन को आज समर्थ का पता चल जाएगा? क्या नियति की सभी शिकायतों को अब्रम दूर कर पाएगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए। तुम बड़ी चालाक निकली। नियति के हाथ ने जैसे ही अब्रम के हाथ को छुआ तो उसे अपने शरीर में कर जैसा फील हुआ। उसका शरीर अंदर से कांप उठा और फिर उसने जल्दी से अपने हाथ को पीछे खींच लिया और उससे अपनी नजरें चुराते हुए बोली, पहले आप जाए। उद्धरण चिन्ह। अब्रम ने उसे देखते हुए कहा, नहीं, पहले तुम जाओ, मैं बाद में चेंज कर लूंगा। उद्धरण चिन्ह। नियति बोली, नहीं, पहले आप जाइए। कोट। अब्रम बोला, टर्टल पहले तुम जाओ। कोट। और फिर 2 मिनट तक दोनों में पहले आप पहले तुम होता रहा और फिर अंत में नियति को अब्रम की बात मानकर जाना पड़ा। वो उसके बाहर आने का इंतजार कर रहा था, वहीं नियति अंदर अपनी साड़ी चेंज कर रही थी। करीब 10 मिनट बाद क्लोजेट रूम का डोर ओपन हुआ और नियति बाहर आई। अब्रम ने जब मुड़कर उसे देखा तो वो उसे देखता ही रह गया। नियति ने ब्लू कलर की लाइट वेट वाली डिजाइनर साड़ी पहनी थी, जिसमें उसका गोरा रंग और ज्यादा निखर रहा था। उसकी नजरें अभी भी झुकी हुई थीं और वो अपनी साड़ी की प्लेटों को ठीक कर रही थी। नियति अपनी साड़ी की प्लेटों को सही करते हुए अब्रम के सामने से निकलकर मिरर के सामने जाकर खड़ी हो गई। वहीं अब्रम अभी भी उसे देख रहा था। तभी उसने नियति को देखते हुए अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा दिए। वो उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। नियति ने जब मिरर में अपने पीछे अब्रम का अक्ष देखा तो वो चौंक गई। उसकी गहरी नजरें उसी पर थीं। तभी उसे अब्रम की उंगलियां अपने गर्दन और कंधे के पास महसूस हुई और उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। अब्रम उसके ब्लाउज की डोरी को बांध रहा था। फिर उसके ब्लाउज की डोरी को बांधकर अब्रम ने झुककर उसके कान में कहा, मेरी कैद से आज़ाद होने का ख्वाब तुम छोड़ दो टर्टल, क्योंकि अब तुम मेरी कैद से कभी आज़ाद नहीं हो सकती। तुम्हें जिंदगी भर रहना मेरी कैद में है। ये सुनते ही नियति ने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखें कुछ नम हो गई थीं, पर तभी उसने अपनी पलकों को तेजी से झपका लिया। फिर अब्रम ने उससे दूर होते हुए कहा, नाइस, ये कलर तुम पर अच्छा लग रहा है टर्टल। ये कहकर अब्रम क्लोजेट रूम में चला गया। नियति उसकी बातों को याद करते हुए भारी मन से एक एक कर अपनी ज्वेलरी और चूड़ियां पहनने लगी और फिर कुछ देर बाद वे दोनों रेडी होकर बाहर आ गए। पाइथन ने अब्रम के लिए कार का डोर ओपन किया
वही जैगुआर ने भी नियति के लिए दूसरी तरफ से कार का डोर ओपन किया। दोनों के गाड़ी में बैठने के बाद टाइगर और जैगुआर एक दूसरी गाड़ी में बैठकर उनके पीछे चले गए। कुछ ही देर में वे लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए थे। अब्रम मिस्टर खुराना के पास जाकर उनसे मिलने लगा। नियति टाइगर और जैगुआर के साथ खड़ी थी और दोनों से बातें कर रही थी। वे दोनों भी उससे हंसते हुए बात कर रहे थे। उधर अब्रम अभी भी मिस्टर खुराना से बात कर रहा था। मिस्टर खुराना ने उससे कहा, आप प्रोजेक्ट का काम कब शुरू कर रहे हैं? अब्रम ने कहा, मैं कल ही वहां लैंड देखने जाऊंगा और इंस्पेक्शन करने के बाद मैं काम शुरू कर दूंगा। उद्धरण चिन्ह। मिस्टर खुराना मुस्कुराते हुए बोले, मुझे आप पर भरोसा है अब्रम, आप जरूर इस प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे। कोट। उनकी बात पर अब्रम धीरे से तिरछा मुस्कुरा दिया। अभी वे लोग कुछ और बातें करते कि उससे पहले ही उन्हें बीच में इंटरप्ट करते हुए अतीश ने उनके पास आते हुए कहा, हेलो मिस्टर खुराना, कैसे हैं आप? मिस्टर खुराना ने भी अतीश को ग्रीट करते हुए मुस्कुराकर कहा, मैं ठीक हूँ, आप बताएं। उद्धरण चिन्ह। अतीश बोला, आपके रिटायरमेंट की खबर सुनकर थोड़ा बुरा लगा। आप जैसे ईमानदार लोगों की सिस्टम में कमी है। अभी तो आपको और काम करना चाहिए, पर आप तो रिटायरमेंट ले लिए। उद्धरण चिन्ह। अब्रम उसकी बात पर तिरछा मुस्कुरा दिया। पार्टी में अतीश के साथ समर्थ भी आया हुआ था और वो अपनी गर्लफ्रेंड श्रुति से कॉल पर बात कर रहा था। जब वो कॉल पर बात कर जाने के लिए पीछे मुड़ा तो उसकी नज़र नियति के ऊपर चली गई। वो उससे कुछ दूरी पर खड़ी इधर उधर देख रही थी। नियति को एक बार फिर अपने सामने देखकर समर्थ चौंक गया और सोचते हुए खुद से बोला, बेला यहाँ क्या कर रही है? बेला मल्होत्रा की पार्टी में भी थी और अब मिस्टर खुराना की रिटायरमेंट पार्टी में भी है। पर कैसे? बेला तो यहाँ किसी को नहीं जानती, फिर कैसे बेला इतनी बड़ी बड़ी पार्टीज में सकती है? उद्धरण चिन्ह। नियति को देखते हुए समर्थ खुद से ही बात किए जा रहा था। उसे बेला का इतनी बड़ी बड़ी पार्टीज अटेंड करना समझ नहीं आ रहा था और फिर उसने नियति को देखते हुए खुद से कहा, मैं उसी से जाकर पूछ लेता हूँ। उद्धरण चिन्ह। फिर समर्थ ने उसे देखते हुए अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा दिए। तभी नियति के पास टाइगर और जैगुआर दोनों आकर खड़े हो गए और वो मुस्कुराते हुए दोनों से बात करने लगी। ये देखकर समर्थ की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई और उसने चौंकते हुए खुद से कहा, टाइगर और जैगुआर बेला के साथ कैसे? ये दोनों बेला को कैसे जानते हैं और बेला इन्हें कैसे जानती है? ये दोनों तो बीस्ट के आदमी हैं, इनके साथ बेला क्या कर रही है? अभी समर्थ नियति, टाइगर और जैगुआर तीनों के बीच के कनेक्शन को समझने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उसे एक और झटका लगा। अब्रम नियति के पास आया और नियति ने उसके इशारे करने पर अपना एक हाथ उसके हाथ में रख दिया। ये देखकर तो समर्थ को जैसे बिजली का तेज झटका लगा और वो अवाक होकर अब्रम और नियति को देखते हुए बोला, इसका मतलब बीस्ट ने बेला से शादी की है। बट हाउ इज दैट पॉसिबल? कहाँ बीस्ट और कहाँ बेला? उनका तो कोई मैच ही नहीं है। फिर बीस्ट और बेला साथ कैसे? बेला बीस्ट से कब मिली? उद्धरण चिन्ह। यही सब सोचते हुए समर्थ ने अपने सिर को दोनों हाथों से पकड़ लिया। उसके सिर में तेज दर्द हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अभी उसका सिर फट जाएगा। वो अपना सिर पकड़े हुए ही एक चेयर पर बैठ गया, पर तभी उसका फोन रिंग हुआ। उसने अपना फोन देखा तो अतीश उसे कॉल कर रहा था। समर्थ ने कॉल रिसीव करते हुए हेलो कहा तो दूसरी तरफ से अतीश ने कहा, तुम कहाँ हो? समर्थ ने कहा, यही हूँ सर, पर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मैं घर जाना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये सुन अतीश बोला, ओके चले जाओ, पर याद रखना वो काम कल हो जाना चाहिए। कोट। समर्थ बोला, यस सर, हो जाएगा, मैंने इंतजाम कर दिया है। उद्धरण चिन्ह। अतीश ने ओके बोलते हुए कॉल कट कर दिया। उसने फिर से उसी तरफ देखा जहां नियति खड़ी थी, पर अब वहां उसे कोई नहीं दिख रहा था। किसी को वहां न देखकर समर्थ ने खुद से कहा, नहीं, जो मैंने देखा सब सच था, वो सब मेरा वहम नहीं था। वो लड़की बेला ही थी और वो बीस्ट के साथ थी। बीस्ट के साथ आज तक किसी ने लड़की को नहीं देखा। इसमें कोई शक नहीं कि बेला बीस्ट की वाइफ है। तुम बड़ी चालाक निकली बेला, मेरे लिए तुम ठाकुर को छोड़कर गांव से भागकर यहाँ आ गई, और जब मैंने तुम्हें ठुकरा दिया तो तुमने बीस्ट को अपने जाल में फंसा लिया। मैंने तुम्हें एक मासूम सीधी सादी लड़की समझा, पर तुम तो बहुत चालाक निकली। सीधा उसे अपने जाल में फंसाया जिसके आगे किसी की नहीं चलती। उद्धरण चिन्ह। खुद से ही बात करते हुए समर्थ अपनी गाड़ी के पास आया और गाड़ी का दरवाजा खोलकर गाड़ी में बैठने लगा।
पर तभी उसकी नज़र कुछ आवाजें सुनकर सामने गई। टाइगर नियति के लिए कार का डोर ओपन कर रहा था। नियति के बैठते ही दूसरी तरफ से अब्रम भी बैठा और फिर समर्थ के आंखों के सामने से ही बीस्ट की कार चली गई। समर्थ ने कसकर अपनी कार के दरवाजे को पकड़ लिया। उसकी आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। उसने कार में बैठते हुए कहा, बेला तुम तो सबसे बड़ी खिलाड़ी निकली। समुद्र की सबसे बड़ी मछली को फंसा लिया तुमने। उद्धरण चिन्ह। वही विला पहुंचने के बाद नियति चेंज करके आए और जैसे ही सोने के लिए बेड पर बैठी तभी अब्रम जो सोफे पर बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था, उसने लैपटॉप बंद करते हुए कहा, टर्टल सोना बाद में पहले पैकिंग करो। नियति ने उसे देखते हुए पूछा, क्या हम कहीं जा रहे हैं? अब्रम बोला, हाँ, मैं काम के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ और तुम मेरे साथ चल रही हो। उद्धरण चिन्ह। ये सुन नियति शालीनता से बोली, पर मैं क्यों? मेरा वहाँ क्या काम? अब्रम उसकी तरफ पलटते हुए बोला, सवाल करने का हक मैंने अभी तुम्हें नहीं दिया है। चुपचाप से अपनी पैकिंग कर लो, हम कल ब्रेकफास्ट के बाद निकलेंगे। उद्धरण चिन्ह। फिर नियति ने कुछ नहीं कहा और उठकर पैकिंग करने लगी। वहीं अब्रम ने उसे तिरछी नजरों से देखते हुए मन में कहा, तुम्हें साथ नहीं ले जाऊंगा तो मैं सोऊंगा कैसे? यू आर माई स्लीपिंग पिल्स टर्टल। तुम्हें तो मेरे साथ जाना ही होगा। मैं अब जहां भी जाऊंगा तुम मेरे साथ रहोगी। उद्धरण चिन्ह। और फिर तय किए हुए समय पर अब्रम अगली सुबह ब्रेकफास्ट के बाद करीब 11 बजे नियति को अपने साथ लेकर चला गया। अब्रम अपने साथ किसी को नहीं लाया था। आज वो अपनी कार खुद ड्राइव कर रहा था और नियति उसके बगल में चुपचाप बैठी हुई थी। वही विला में सारा काम संभालने लिए टाइगर रुका हुआ था और जैगुआ और पाइथन कुछ काम की वजह से रुक गए थे और दोनों आज शाम को जाने वाले थे। करीब 6 घंटे तक कार में खामोशी छाई रही और अब्रम 6 घंटे से लगातार कार ड्राइव कर रहा था। दोपहर से शाम ढल गई थी और नियति को अब भूख का एहसास हो रहा था। अपने पेट से आती गुर-गुर की आवाज सुनकर उसने एक हाथ अपने पेट पर रख लिया और अब्रम को तिरछी नजरों से देखने लगी। अब्रम के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, न उसके चेहरे पर थकान दिख रही थी। वो ड्राइव करते हुए सामने रोड को देख रहा था। वहीं नियति ने उसे तिरछी नजरों से देखते हुए मन में कहा, भगवान जी आप क्यों बनाते हैं ऐसे इंसानों को, जिन्हें न दर्द होता है, न भूख लगती है, न प्यास। अब मैं क्या करूं? मुझे भूख लगी है, कैसे कहूं इस जानवर से, कहीं ये नाराज हो गए तो मुझे ही खा जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। ये सोचकर नियति अपना मन मानकर रह गई। थोड़ी और शाम ढली और हल्का हल्का अंधेरा होने लगा। तभी अब्रम ने खुद ही उससे पूछा, क्या तुम्हें भूख नहीं लग रही? अरे लग रही है, लग रही है, बड़ी जोर से लग रही है। आपने ही पूछने में इतनी देर कर दी। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। उद्धरण चिन्ह। नियति की बात पर अब्रम अजीब तरह से उसे देख रहा था। फिर सिर हिलाकर सामने देखते हुए बोला, तुम क्या पागल हो टर्टल? जब तुम्हें भूख लगी थी तो तुमने कहा क्यों नहीं? नियति मन में बोली, अच्छा मुझे भूख लगी है ये बोलकर आपकी डांट थोड़ी ना खानी थी। खाना तो कुछ पल में हजम भी हो जाता है, पर आपकी डांट वो तो 2-3 दिन तक हजम ही नहीं होती। उद्धरण चिन्ह। अब्रम ने उसे चुप देखकर कहा, थोड़ा वेट करो, जैसे ही कोई रेस्टोरेंट दिखेगा मैं गाड़ी रोक दूंगा। उद्धरण चिन्ह। नियति ने सिर हिला दिया और विंडो से बाहर देखने लगी। कुछ ही देर बाद उसे रोड साइड ढाबा दिखा और ढाबा देखकर वो जल्दी से बोली, रुकिए रुकिए, रेस्टोरेंट वो रहा है। कोट। अब्रम ने ढाबा देखकर कहा, तुम्हें ये रेस्टोरेंट दिख रहा है? ये ढाबा है टर्टल। नियति बोली, पर खाना तो यहाँ भी मिलता है। उद्धरण चिन्ह। अब्रम बोला, हाँ, पर यहाँ का खाना खाने लायक नहीं होता। नियति मुंह बनाकर धीरे से बोली, पर मुझे भूख लगी है, मैं यही खाना चाहती हूँ। उद्धरण चिन्ह। उसका लटका मुंह देखकर और उसकी बातें सुनकर अब्रम ने गाड़ी के ब्रेक लगा दिए। ये देखकर नियति खुश हो गई। फिर वे दोनों ही गाड़ी से निकले। अब्रम गाड़ी से टिककर हाथ बांधकर खड़ा हो गया और नियति ढाबे के अंदर जाने लगी। अब्रम को अपने साथ न आते देखकर उसने मुड़कर अब्रम की तरफ देखा। क्या अब्रम नियति के साथ ढाबे पर खाना खाएगा? अतीश ने समर्थ को क्या करने के लिए कहा है? क्या इस सफर में होगी प्यार की शुरुआत या होने वाला है जंग का आगाज? जानने के लिए पढ़ते रहिए। नियति का अब्रम को अपने हाथों से खाना खिलाना। ये देखकर नियति खुश हो गई। फिर वे दोनों ही गाड़ी से निकले। अब्रम गाड़ी से टिककर हाथ बांधकर खड़ा हो गया और नियति ढाबे के अंदर जाने लगी। अब्रम को अपने साथ न आते देखकर उसने मुड़कर अब्रम की तरफ देखा। अब्रम गाड़ी से टिककर खड़ा उसे ही दिख रहा था।
नियति ने उसे आंखों से ही इशारे कर अपने साथ आने के लिए कहा। वहीं अभ्रम ने उसे देखते हुए कहा, टर्टल भूख तुम्हें लगी है, तुम ही खाओ, मैं यहाँ नहीं खाऊंगा। उसकी बात पर नियति ने मुंह बना लिया और पैर पटकते हुए अंदर चली गई। वो अंदर जाते हुए खुद से बोली, जानवर सही नाम रखा है हमने इनका, न भूख लगती है न दर्द होता है, ना किसी पर दया आती है, क्रूर जानवर। खुद से ही बड़बड़ाते हुए नियति एक टेबल पर जाकर बैठ गई। तभी ढाबे पर काम कर रहा एक लड़का उसके पास आया और उससे बोला, मैडम अपना ऑर्डर दीजिए, उद्धरण चिन्ह। नियति ने उसकी बात सुनकर अभ्रम को गुस्से में देखा और उस लड़के से दांत पीसकर बोली, भैया आपके पास जो भी है सब एक एक प्लेट ले आइए, उद्धरण चिन्ह। वही उस लड़के ने जैसे ही नियति का ऑर्डर सुना तो वो सदमे में चला गया। उसने आंखें बड़ी कर नियति पर अपनी एक भरपूर नजर डाली। नियति उसके ऐसे देखने से चिढ़कर बोली, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, पहले कभी क्या लड़की नहीं देखी। वो लड़का सकपका गया और अपनी नजरें चुराते हुए बोला, ओके मैडम अभी लाता हूँ, उद्धरण चिन्ह। कुछ ही देर में नियति की टेबल खाने से भरी थी। खाना देखकर नियति बोली, खाना तो मंगवा लिया हमने, पर इसके पैसे कौन देगा, पैसे तो हमें जानवर से ही मांगने होंगे, उद्धरण चिन्ह। फिर उसने एक नज़र अभ्रम की तरफ देखा, वो अभी गाड़ी से टिककर खड़ा अपना फोन चला रहा था। नियति उठी और उसके पास चली। अभ्रम की नज़रें अभी भी अपने फोन में थीं। तभी उसे अपने सामने किसी की प्रेजेंस फील हुई। उसने अपने झुके सिर को उठाकर देखा तो सामने नियति मुंह बनाए खड़ी उसे ही देख रही थी। अभ्रम ने अपनी दोनों आईब्रो उचकाकर सवाल किया। नियति ने भी कुछ नहीं कहा और अपना एक हाथ उसके सामने फैला दिया। अभ्रम को कुछ समझ नहीं आया तो वो उसे अजीब नज़रों से देखने लगा। फिर नियति ने मुंह दूसरी तरफ करते हुए कहा, पैसे चाहिए, खाने के बाद बिल भी तो देना है, और मेरे पास पैसे नहीं हैं। नियति का लहजा मासूमियत और थोड़ा गुस्से से भरा था। नियति के इस तरह पैसे मांगने पर अभ्रम को थोड़ी हंसी आ गई, पर वो अपनी स्माइल को हाइड किए अपने कोल्ड लुक में ही खड़ा रहा। नियति फिर बोली, पैसे दीजिए, मुझे बिल देना है। अभ्रम उसे देखते हुए बोला, पहले खा तो लो, बिल पे हो जाएगा, कोट। नियति ने तिरछी नजरों से उसकी तरफ देखा और फिर पैर पटकते हुए वापस चली गई। अभ्रम भी इस बार उसके पीछे पीछे गया और ढाबे के काउंटर पर जाकर बिल पे करने लगा। इस बीच उसने एक नज़र नियति पर डाली जो अपना खाना खाने में मगन थी। अभ्रम उसे देखकर तिरछा मुस्कुराया, पर तभी उसकी मुस्कान गायब हो गई। ढाबे पर बैठे लोग बार बार नियति को ही देख रहे थे। उन्हें देखकर अभ्रम की आंखें क्रोध की अग्नि से भर गई और वो नियति के सामने जाकर बैठ गया। नियति ने जैसे ही अभ्रम को अपने सामने देखा उसके गले में खाना अटक गया और उसे हिचकी आने लगी। अभ्रम ने जल्दी से पानी का ग्लास उसकी तरफ बढ़ाया, पर नियति जल्दबाजी में उसके हाथ से ही पानी पीने लगी। वहीं उनसे कुछ दूरी पर बैठे जब एक मैरिड कपल की नज़र नियति और अभ्रम पर गई तो उस लेडी ने अपने हस्बैंड को टोंट मारते हुए कहा, इसे कहते हैं प्यार और प्रवाह। हाय, कितने प्यारे पति पत्नी हैं, देखो तो जरा कितनी प्यार से अपनी पत्नी को पानी पिला रहा है, उद्धरण चिन्ह। उसकी आवाज नियति के कानों तक आ रही थी। उसने जैसे ही ये सुना नियति को फिर से धक्का लग गया और उसके मुंह का सारा पानी अभ्रम के चेहरे पर निकल गया। नियति आंखें बड़ी कर अभ्रम को देख रही थी और उसे डरते हुए मन बोली, है भगवान, ये हमसे क्या हो गया, अब ये जानवर हमें नहीं छोड़ेगा, पता नहीं ऐसी गलतियां मुझसे ही क्यों होती हैं। अभ्रम की आंखें बंद थी। उसने अपने एक हाथ से अपना चेहरा साफ करते हुए अपनी आंखें खोलकर सामने बैठी लड़की को देखा जो आंखों ही आंखों में उससे माफी मांग रही थी। अभ्रम ने नियति को घूरते हुए ही टिश्यू बॉक्स से कुछ टिश्यू पेपर निकाला और अपना चेहरा साफ करने लगा। इस बीच नियति कई सारे डर के घुट निगल चुकी थी। फिर वो घबराते हुए बोली, वो गलती से नी निकल गया, सो सॉरी, कोट। अभ्रम ने उसकी बात पर सिर्फ इतना कहा, खाना खाओ। नियति ने जल्दी से सिर हिलाया और खाना खाने लगी। फिर तिरछी नजरों से अभ्रम को देखते हुए मन में बोली, क्या नियति ये जानवर मतलबी है, पर तुम थोड़ी ना हो। भूख तो इन्हें भी लगी होगी, पर इनका 100 किलो का घमंड आड़े आ रहा है, इसलिए इनके मुंह से कुछ फूट नहीं रहा है। एक बार पूछ ही लेती हूँ खाएंगे या नहीं। फिर अभ्रम को देखते बोली, क्या आप थोड़ा सा भी नहीं खाएंगे। अभ्रम ने एक नज़र खाने को देखा। पहले तो वो इतना सारा खाना देखकर चौंक गया। उसने तिरछी नजरों से नियति को देखा और फिर खाने को देखते हुए मन में बोला, क्या टर्टल इतना सारा खाना खा लेगी, कोट। अभ्रम को चुप देखकर नियति ने फिर पूछा। वो ढाबे का खाना नहीं खाना, पर फिर उसने अपने पेट की पुकार सुनी। भूख उसे भी लग रही थी,
पर उसने कभी इस तरह की जगह पर खाना नहीं खाया था, इसलिए उसे खाने में थोड़ी झिझक हो रही थी। पर अपनी पेट की पुकार के आगे उसे अपने कॉरिडोर को साइड रखना ही पड़ा और उसने धीरे से कहा, मैं हैंड वॉश करके आता हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो जैसे ही उठने को हुआ कि तभी वो लेडी उनके पास आ गई और अब्रम को जबरदस्ती बैठाते हुए बोली, अरे बेटा, आप कहाँ जा रहे हैं? अगर खाना खाना है तो ये आपकी वाइफ है ना, ये आपको खिला देगी। अब जब आप उसकी इतनी परवाह कर रहे हैं, उसे अपने हाथों से पानी पिला रहे हैं, तो वो भी आपको अपने हाथों से खाना खिला सकती है। उद्धरण चिन्ह। उस लेडी की बात सुनकर अब्रम और नियति दोनों ही एक दूसरे को देखने लगे। तभी उस लेडी ने ऑर्डर देने वाले अंदाज में नियति से कहा, अरे देख क्या रही हो, खिलाओ अपनी पति को, साथ खाओगे तो दोनों में प्यार बढ़ेगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर नियति मर जाना चाहती थी। फिर उसने मुंह बनाकर मन में कहा, प्यार, वो भी इस जानवर से कभी नहीं, और हम गली के कुत्तों से प्यार कर ले पर इनसे कभी नहीं करेंगे। ये सोचते हुए जैसे ही उसकी नजरें अब्रम की नजरों से टकराए तो वो डर गई। अब्रम उसे ही घूर कर देख रहा था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर लग रहा था जैसे उसे पता चल गया हो नियति उसे मन ही मन क्या कह रही है। तभी नियति ने उससे नजरें चुराते हुए जल्दी से खाना का एक बाइट लिया और उसे अब्रम के मुंह के पास बढ़ा दिया। अब्रम अभी भी उसे घूर रहा था। उस लेडी ने अब्रम के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, खा लो बेटा, देख कितने प्यार से खिला रही है। कोट। नियति को देखते हुए अब्रम ने मन में कहा, इसे प्यार नहीं जबरदस्ती कहते हैं। वो लेडी वापस अपनी जगह पर चली गई। नियति अब्रम से नजरें चुराते हुए उसे खिला रही थी। वहीं अब्रम उसे एकटक घूरे जा रहा था। तभी अचानक से उसे तेज धक्का लगा। ये देखकर नियति जल्दी से उठी और अब्रम के पास जाकर उसकी पीठ सहलाते हुए उसे पानी का ग्लास दिया। जब अब्रम ने पानी पीकर ग्लास टेबल पर रखा तो उसे ठीक देखकर नियति ने एक हाथ अपने सीने पर रखते हुए कहा, थैंक्स गॉड, आप बच गए। ये सुन अब्रम ने उसे तिरछी नजरों से देखते हुए कहा, क्या तुम मुझे मरते हुए देखना चाहती थी? उद्धरण चिन्ह। नियति जल्दी से बोली, नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? अब्रम उसे घूरते हुए बोला, तुमने कहा नहीं, पर तुम्हारा मतलब तो यही था। उद्धरण चिन्ह। नियति झेप गई और उससे अपनी नजरें चुराते हुए बोली, आप ऐसे मत देखिए, सब हमें ही देख रहे हैं। अब्रम दांत पीसकर बोला, तुम्हें सबकी परवाह है पर मेरी नहीं। नियति मुंह ही मुंह में बड़बड़ाए, मैं भला आपकी परवाह क्यों करूं? आप तो मुझे हर समय डराते रहते हैं और मुझे सजा भी देते हैं, फिर मैं आपकी परवाह क्यों करूं? उद्धरण चिन्ह। उसने धीरे से कहा। अब्रम ने उसकी बात नहीं सुनी पर उसने नियति के हिलते होठों को देख लिया था। ये देखकर वो बोला, तुमने कुछ कहा? नियति जल्दी से बोली, आपने कुछ सुना? अब्रम ने न में सिर हिला दिया। नियति ने गहरी सांस ली। तभी उस कपल ने दोनों को देखते हुए कहा, कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों। उद्धरण चिन्ह। फिर उनके पास आकर वही लेडी बोली, तुम दोनों की सारी जिंदगी ऐसे ही नोक झोंक में निकल जाएगी। नियति ने जबरदस्ती एक स्माइल उस लेडी को पास कर दी। वही अब्रम भावहीन चेहरे के साथ बैठा रहा। फिर दोनों ही उठकर ढाबे से बाहर आ गए और नियति को गाड़ी में बैठने का बोलकर अब्रम किसी को कॉल करते हुए दूसरी तरफ चला गया। नियति कार में बैठी बोर होने लगी। उसने इधर उधर देखा और खुद से बोली, ये जानवर खुद तो बाहर घूम रहे हैं और मुझे यहाँ माचिस के डिब्बे में कैद कर दिया है। कितना अच्छा होता अगर जगुआ भैया और टाइगर भैया साथ आते तो कम से कम हम उनसे बात तो करते। बोलते हुए उसकी नज़र एक बच्चे पर गई जो ढाबे के पास ही खेल रहा था। नियति उसे मुस्कुराते हुए देखने लगी। वहीं जब अब्रम कॉल पर बात कर गाड़ी के पास आया तो नियति उसे गाड़ी में कहीं नहीं दिखी। उसे गाड़ी में न देखकर अब्रम की आंखें बड़ी हो गईं। टर्टल, तुम तो अभी यही थी, फिर कहाँ चली गई? उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए अब्रम इधर उधर देखते हुए नियति को ढूंढने लगा। वो गाड़ी से कुछ दूर आया तो नियति उसे एक बच्चे के साथ खेलती दिखी। उसे देखकर फिर अब्रम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, टर्टल, तुम यहाँ इस बच्चे के साथ खेल रही हो और मैं तुम्हारे लिए परेशान हो रहा था। तुम्हें तो मैं आज नहीं छोड़ूंगा। उद्धरण चिन्ह। अब्रम नियति के पास चला गया। इतने में उस बच्चे के पेरेंट्स ने उसे आवाज दी तो वो बच्चा दौड़ता हुआ अपने पेरेंट्स के पास चला गया। नियति ने जैसे अब्रम को देखा वो सकपका गई। अब्रम की काली आंखें उसे गुस्से में घूर रही थी। नियति ने जल्दी से सफाई देनी चाहिए। वो मैं। अब्रम ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, चलो। ये कहकर उसने नियति का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने साथ ले जाने लगा। पर तभी अचानक से नियति के पैर जम गए। ये महसूस कर अब्रम ने गर्दन घुमाकर तिरछी नजरों से नियति को देखा।
तो वो ऊपर आकाश की तरफ देख रही थी। अभ्रम ने भी ऊपर की तरफ देखा। तभी बरसात की 2 बूंद दोनों के चेहरे पर आकर गिरी। बारिश की बूंदों को अपने चेहरे पर महसूस कर नियति के होठों ताजे गुलाब की तरह खिल गए। अभ्रम ने जब उसे देखा तो वो उसे देखता ही रह गया। अब उसके हाथ से नियति का हाथ फिसल गया था। नियति ने अपने दोनों हाथों को हवा में फैला दिया और बारिश को महसूस कर उसमें भीगने लगी। वही जो लोग बाहर थे वे सभी ढाबे के अंदर चले गए थे। जैसे ही बारिश तेज हुई, अभ्रम अपने सेंस में आया और उसने नियति से कहा, टर्टल तुम बारिश में भीग क्यों रही हो? ये ठंड की पहली बारिश है, तुम बीमार पड़ जाओगी, चलो मेरे साथ। क्या ये बरसात मिटा पाएगी अभ्रम और नियति के बीच की दूरियों को? क्या उस औरत की कही बात सच हो जाएगी? क्या नियति अभ्रम को अपने पति के रूप में स्वीकार करेगी? जानने के लिए पढ़ते रहिए। फर्स्ट किस। अभ्रम ने उसका हाथ पकड़ लिया। नियति रुकना चाहती थी और बारिश में भीगना चाहती थी, पर अभ्रम के सामने उसकी एक नहीं चली। वो बेमन से पैर पटकते हुए अभ्रम के पीछे पीछे जाने लगी। तभी बारिश और तेज हो गई। अभ्रम की गाड़ी अभी भी काफी दूर थी। अगर वे दोनों इतनी तेज बरसात में गाड़ी तक जाने का प्रयास करते तो भीग जाते। इसलिए अभ्रम नियति को लेकर रोड साइड जंगल में चला गया और एक पेड़ के नीचे उसके साथ खड़ा हो गया। अभ्रम नियति के साथ पेड़ के नीचे खड़ा था। बारिश बहुत तेज हो रही थी। ये देखकर अभ्रम ने कहा, टर्टल तुम्हारी वजह से मैं यहाँ फंस गया हूँ, वरना अब तक मैं यहाँ से जा चुका होता। कोट। उसकी बात पर नियति ने उसे ऐसे देखा जैसे कहना चाहती हूँ, हाँ तो चले जाते, किसने कहा था मेरे पीछे आओ। कोट। अभ्रम ने जब तिरछी नजरों से नियति की तरफ देखा तो उसे खुद को घूरता पाया। ये देखकर अभ्रम बोला, टर्टल तुम मुझे घूर क्यों रही हो? नियति ने जल्दी से कहा, नहीं, मैं तो बस। अभ्रम ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, मुझे झूठ नहीं सुनना। ये सुनकर नियति खामोश हो गई और मन में बोली, झूठ नहीं सुनना डायलॉग तो ऐसे मारते हैं जैसे खुद सत्यवादी हरीशचंद्र हो। ये बोलकर नियति ने अपना मुंह घुमा लिया। बरसात धीरे धीरे और तेज हो गई थी। नियति को अब ठंड लगने लगी थी। वो अपने आप को ही बाहों में भरते हुए कपकपाने लगी। अभ्रम ने जब उसकी तरफ देखा तो उसे कांपते देखकर बोला, तुम्हें ठंड लग रही है? बता नहीं सकती हूँ, उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए अभ्रम ने अपना ब्लेजर निकाला और उसे नियति के कंधे पर पहना दिया। नियति कपकपाते हुए अपनी बार बार झपकती पलकों से उसे देख रही थी। कुछ पल के लिए अभ्रम की नजरें उसके ऊपर ही ठहर गईं। नियति का पूरा शरीर कांप रहा था। ठंडी हवाएं जब जब उसे छूकर जाती तो वो आंखें बंद करते हुए सिहर उठती और उसके लब तेजी से हिलने लगते। बढ़ती बरसात के कारण अब बरसात का पानी पत्तों से छनकर नियति के ऊपर गिरने लगा था। नियति बरसात की बूंदों से बचते हुए अभ्रम के थोड़ा करीब होकर खड़ी हो गई और उसकी बाहें अभ्रम की बाह को छू गई। अभ्रम ने उसकी छुअन को महसूस कर धीरे से गर्दन घुमाते हुए तिरछी नजरों से उसकी तरफ देखा तो नियति को ठंड में ठिठुरता देखकर उसने नियति को कमर से पकड़ अपने सामने कर लिया। जब तक नियति को कुछ समझ आता तब तक उसने खुद पर अभ्रम की बाहों की गर्मी को महसूस किया। नियति ने सिर उठाकर अभ्रम को देखा तो वो सामने देख रहा था। फिर वो अभ्रम को देखते हुए मन में बोली, ये जानवर उतने भी बुरे नहीं हैं। जब परवाह करते हैं तो और भी अच्छे लगते हैं। उद्धरण चिन्ह। अभ्रम को देखते हुए उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान बिखर गई। तभी एक बार फिर हवा का तेज झोंका आया और नियति अभ्रम के और करीब हो गई। उसने धीरे धीरे अपने हाथों को खोला और उन्हें अभ्रम की कमर पर ले जाकर उसकी शर्ट को कसकर पकड़ लिया। ये पहली बार था जब नियति अभ्रम के गले लग रही थी। अभ्रम ने उसे सिर झुकाकर देखा तो वो उसके सीने से लगी हुई थी और उसकी गर्म सांसें अभ्रम के गर्दन पर पड़ रही थी। अभ्रम तिरछा मुस्कुराते हुए मन में बोला, टर्टल तुम कितनी इनोसेंट हो, तुम्हें मेरी जरूरत है फिर भी खामोश खड़ी हो। और फिर अभ्रम ने उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। वे दोनों अभी ऐसे खड़े थे जैसे दोनों दो नहीं एक हों। अभ्रम के शरीर से निकलती गर्मी ने नियति की ठंड को कम कर दिया था। वो गहरी गहरी सांसें लेते हुए अभ्रम की बाहों में उसके सीने पर सिर रखकर सिमटी खड़ी थी। अभ्रम ने जब देखा बारिश कम हो गई है तो उसने नियति से कहा, अभी बारिश कम है, हम भीगे बिना आराम से गाड़ी तक जा सकते हैं। उसकी बात सुनकर नियति ने अपनी बंद आंखों को खोला और उससे अलग हुई। अभ्रम ने उसका हाथ पकड़ा और उसे लेकर जाने लगा। गाड़ी के पास पहुंचकर उसने नियति को गाड़ी में बिठाया और खुद दूसरी तरफ से ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गया। अभ्रम ने जैसे ही स्टीयरिंग को अपने हाथ में भरा उसका फोन रिंग हुआ।
जैगुआ की कॉल देखकर अभ्रम ने कॉल रिसीव करते हुए हेलो कहा। दूसरी तरफ से जैगुआ बोला, बीस्ट आई एम ऑन द वे बट बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से हमें रुकना पड़ रहा है। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात पर अभ्रम ने कहा, यहाँ भी बारिश हो रही थी। जल्दबाजी मत करना, आराम से आओ। उद्धरण चिन्ह। जैगुआ ने ओके बीस्ट कहा और अभ्रम ने फोन रख दिया। उसने एक नज़र नियति की तरफ देखा तो वो एक सीट में सामने की तरफ देख रही थी। अभ्रम अचानक से अपनी सीट से उठकर नियति के ऊपर झुक गया। ये देखकर नियति चौंक गई और उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। अभ्रम का चेहरा उसके चेहरे के एकदम ऊपर था। नियति की आंखें उस पर टिकी थी तो वहीं अभ्रम नियति की सीट बेल्ट लगाने में उलझा हुआ था। उसकी सीट बेल्ट अटक गई थी और अभ्रम उसे निकालने की कोशिश में लगा था। तभी वो थोड़ा और झुका और उसके गाल नियति के लिबों से टच हो गए। उसके सीट बेल्ट से मशक्कत करते हाथ एकदम से रुक गए और अभ्रम अचानक से फ्रीज हो गया। उसे एक अलग से एहसासों ने घेर लिया और उसका दिल स्लो मोशन में धड़कने लगा। अभ्रम को अपने दिल की धक धक भी सुनाई दे रही थी। वहीं नियति ने डर का सूखा घूंट अपने गले से नीचे उतारते हुए मन ही मन खुद से कहा, है भगवान, ये क्या हो गया? अब ये कहीं फिर से हमें गलत न समझ ले। कोट। ये सोचते हुए नियति डरते हुए उसे देख रही थी। अभ्रम ने चेहरा उसके सामने किया तो उसकी नाक नियति की नाक से टच हो गई। नियति ने बेचारी सी शक्ल बना ली। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया की सबसे मासूम लड़की वही हो। वो अभ्रम को देखते हुए ही अपने सिर को नमे हिलाने लगी। अभ्रम के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने अपना एक हाथ उठाकर नियति के गाल पर रख दिया तो नियति और घबरा गई। घबराहट में उसकी आंखें और बड़ी हो गई थी। अभ्रम ने धीरे से पलकें झुकाए और अपने बीच के उस फासले को खत्म कर दिया जिसे वो न जाने कब से खत्म करना चाह रहा था। वही नियति की तो जैसे सांसें ही रुक गई थी और उसके दिल ने कुछ पल के लिए धड़कना बंद कर दिया था। वो स्तब्ध किसी स्टैचू की तरह अपनी जगह पर बैठी रही। उसकी आंखें अभी भी हैरानी से खुली हुई थी और वो अभ्रम की छुअन को खुद में महसूस कर रही थी। नियति को ऐसा कभी फील नहीं हुआ था जैसा वो अभी महसूस कर रही थी। उसके लिए ये एहसास एकदम नया और अनोखा था। अभ्रम अपनी सांसों के जरिए ही नियति की रूह में उतर रहा था। जब वो उससे अलग हुआ तो उसकी सांसें भारी थीं। नियति के होठ कांप रहे थे। अभ्रम ने अपनी एक भरपूर नज़र नियति के चेहरे पर डाली और उसके माथे को अपने लबों से छूकर उससे दूर हुआ तो नियति ने खुलकर एक लंबी सांस ली। उसे तो समझ ही नहीं आया कि ये अभी अभी उसके साथ क्या हुआ। उसने एक बार भी अभ्रम की तरफ नहीं देखा और अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। वहीं अभ्रम ने स्टेरिंग को अपनी मुट्ठी में भरते हुए नियति की तरफ तिरछी नजरों से देखा और उसके होठों पर ना दिखने वाली स्माइल आ गई। समर्थ का फ्लैट। वहीं समर्थ अपने फ्लैट में बैठा शराब पी रहा था। तभी उसका फोन रिंग हुआ। उसने अपना फोन उठाकर देखा और अतीश की कॉल देखकर कॉल रिसीव करते हुए उसने हेलो कहा। दूसरी तरफ से अतीश की गुस्से वाली आवाज आई, समर्थ, मैंने तुमसे कहा था बीस्ट को मत छोड़ना। वो प्रोजेक्ट के लिए दिल्ली से निकल चुका है। अगर डेस्टिनेशन पर पहुंच गया तो उसका ये प्रोजेक्ट भी सक्सेसफुल पूरा हो जाएगा। कोट। अतीश अभी बोल ही रहा था कि इतने में ही समर्थ ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, वो प्रोजेक्ट पूरा तो तब होगा ना जब वो डेस्टिनेशन पर पहुंचेगा। मैंने सारे इंतजाम कर दिए हैं सर, बीस्ट डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचेगा। उसकी बात सुनकर अतीश खन्ना बोला, क्या तुम सच कह रहे हो? फिर समर्थ अतीश को पूरी बात बताने लगा। उसकी बात सुनकर अतीश कॉल पर ही जोर जोर से हंसने लगा। अतीश से बात करने के बाद समर्थ अपनी ड्रिंक खत्म कर तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, बीस्ट, तूने गलती कर दी नियति से शादी करके। तू एक बार से अगर बच भी गया तो दूसरे बार से नहीं बच पाएगा। इस बार अतीश खन्ना का वार खाली नहीं जाएगा। इस बार बीस्ट को मरना ही होगा। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए वो कल रात के बारे में सोचने लगा। समर्थ जब एक रात पहले पार्टी से अपने घर पहुंचा तो उसके घर के बाहर लाख और जुमरू अपने आदमियों के साथ खड़े थे। समर्थ लाखन को देखकर चौंक गया। वही लाखन समर्थ को देखते ही उसके पास आया और उसकी गर्दन को दबोचते हुए अपनी कतार निकालकर उसकी गर्दन पर रखते हुए बोला, बेला कहाँ है? साला तुम दोनों को क्या लगा शहर में मौज काटोगे और तुम दोनों के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। चलो बुलावा आया है, ठाकुर साहब ने तुम दोनों को बुलाया है। अब पूरे गांव के सामने ही तुम दोनों को ठाकुर साहब सजा देंगे। उद्धरण चिन्ह। झुमरू लाखन की बात पर हंसते हुए बोला, लाखन भैया, इस समर्थ का चेहरा तो देखो कैसे डर के मारे ही के चेहरे का रंग ही उड़ गया है। उद्धरण चिन्ह।
इस बात पर लाखन बोला, झुमरू अभी तो सिर्फ चेहरे का रंग ही उड़ा है, गांव जाकर तो ये समर्थ की तोते उड़ेंगे। उद्धरण चिन्ह। समर्थ दोनों की बात सुनकर डर गया था। तभी उसने जल्दी से कहा, देखो तुम दोनों पहले मेरी बात सुनो। सुनना सुनाना अब सब गांव जाकर करना समर्थ बाबू। लाखन उसे बीच में रोकते हुए बोला और फिर हंसते हुए आगे बोला, अब जल्दी से बेला को बुलाओ। तुम दोनों की डोली दिल्ली से आज उठेगी और कल गांव में तुम दोनों की अर्थी सजेगी और तुम दोनों की चिता को अग्नि भी खुद ठाकुर साहब अपने हाथों से देंगे। उद्धरण चिन्ह। समर्थ ने लाखन की बात सुनकर डर का सूखा घूंट अपने गले से नीचे उतारते हुए कहा, लाखन मेरी बात सुनो, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं और बेला। उद्धरण चिन्ह। लाखन ने अपनी कटार को समर्थ के गर्दन के और करीब करते हुए कहा, हमको तुम्हारी बकवास नहीं सुननी। अब सीधे सीधे बता दे, तू बेला को कहाँ छुपाकर रखा है, नहीं तो हम तुमको मार के तुम्हारी लाश से ही बेला का पता पूछ लेंगे। उद्धरण चिन्ह। समर्थ उसकी बात सुनकर और डर गया और उसने जल्दी से कहा, बेला ने शादी कर ली है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही लाखन और झुमरू दोनों ही चौंक गए और लाखन ने हैरानी के भाव के साथ कहा, क्या तुम दोनों ने शादी भी करी? उद्धरण चिन्ह। समर्थ उसकी बात से समझ गया था लाखन ने उसे गलत समझ लिया है और तभी लाखन ने उसे धमकी देते हुए कहा, तुम दोनों को तो हम अभी बताते हैं। ये बोलते हुए जैसे ही लाखन ने अपनी कटार से उस पर वार करना चाहा, समर्थ ने आंखें भींच कर जल्दी से कहा, बेला ने शादी मुझसे नहीं किसी और से की है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही लाखन रुक गया, उसका कटार वाला हाथ हवा में ही लटका रह गया। वही झुमरू अपनी दो उल्लू जैसी आंखों से समर्थ को देख रहा था और फिर उसे देखते हुए ही बोला, ईका बे कहानी में ट्विस्ट। उद्धरण चिन्ह। लाखन समर्थ को घूरते हुए बोला, बेला भागी तो तुम्हारे खातिर थी ना, तो अब बीच में नया कबूतर कौन आ गया है जिसके साथ बेला ने शादी रचा ली। कोट। क्या समर्थ बीस्ट के बारे में लाखन को बता देगा? क्या लाखन नियति और समर्थ को गांव ले जा पाएगा? अब्रम ने आज अपने और नियति के बीच के फासले को मिटाया है। क्या उनका ये रिश्ता लेगा नया मोड़? कहीं बाद में तुम्हें ही पछताना न पड़े। लाखन समर्थ को घूरते हुए बोला, बेला भागी तो तुम्हारे खातिर थी ना, तो अब बीच में नया कबूतर कौन आ गया है जिसके साथ बेला ने शादी रचा ली? बता हमको, नहीं तो अभी तुम्हारी जान ले लेंगे। समर्थ लाखन को देखते हुए बोला, वो कबूतर नहीं जानवर है जिससे बेला ने शादी की है, वो एक खूंखार जानवर है और उसी की इस पूरे शहर में चलती है। तो अब बेला को तुम लोग भूल ही जाओ, अब वो तुम लोगों को कभी नहीं मिलेगी। उद्धरण चिन्ह। का बोले, कभी नहीं मिलेगी? अरे ऐसे कैसे नहीं मिलेगी? हम उसके पति को मारकर उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। झुमरू की बात सुनकर समर्थ तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, हलवा है क्या उसे मारना? अरे बाप है वो तुम लोगों का, वो ठाकुर साहब से भी ज्यादा खतरनाक है। और फिर ये कहते हुए समर्थ ने दोनों को बीस्ट के बारे में बताया। समर्थ ने जिस तरह से उन्हें बीस्ट के बारे में बताया, कुछ पल के लिए लाखन और झुमरू के चेहरे पर डर दिखने लगा। समर्थ उनके चेहरे के भाव देखकर तिरछा मुस्कुराया, पर तभी फिर लाखन समर्थ को देखते हुए बोला, तू हमको जानबूझकर डरा रहा है ना? पर हम डरने वाले नहीं, ठाकुर साहब से ज्यादा खतरनाक कोई नहीं है। शहर हो या गांव, सब जगह सिर्फ ठाकुर साहब की चलेगी। और अब ऊ बेला को तो हम बताएंगे, उसकी हिम्मत कैसे हुई, वो किसी और से शादी रचा ली। सारे गांव से ठाकुर साहब ने उसकी जान बचाई और वो ठाकुर साहब को धोखा देकर भाग गई। कोट। लाखन की बात सुनकर समर्थ बोला, तुम लोगों को बेला का पता चाहिए था, तो अब दे दिया मैंने तुम्हें उसका पता। अब मुझे मेरे घर के अंदर जाने दो। और हाँ, बेला से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तो आगे से बेला और मेरा रिश्ता जोड़ने की सोचना भी मत। उद्धरण चिन्ह। झुमरू समर्थ को घूरते हुए बोला, देख समर्थ, तोरी बात मानकर अभी तो हम जा रहे हैं, पर अगर ये बात गलत साबित हुई तो लाखन भैया की कटार और तुम्हारी गर्दन होगी। कोट। समर्थ तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, शियो, अगर ये बात गलत निकली तो मैं खुद अपनी गर्दन लेकर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। कोट। समर्थ की बात मानकर लाखन और झुमरू दोनों ही चले गए। उनके जाने के बाद समर्थ तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, कुछ लोग अपनी पहचान बढ़ाते हैं और तुम तो बीस्ट अपने दुश्मनों की लिस्ट बढ़ा रहे हो। इतने सारे दुश्मन पालकर कब तक जियोगे? प्रेजेंट टाइम। समर्थ अपनी यादों से बाहर आया और शराब की बोतल को अपने होठों से लगाकर शराब पीने लगा। वहीं उधर अचानक से अभ्रम ने गाड़ी रोक दी। अंधेरा हो चुका था
और पर गाड़ी की हेडलाइट में सामने का रास्ता दिख रहा था। बीच रास्ते में एक पेड़ सड़क के बीच गिरा था। ये देखकर ही अब्रम ने गाड़ी रोक दी थी। पेड़ को देखकर अब्रम ने जोर से अपना हाथ गाड़ी की स्टीयरिंग पर पटका और गुस्से में बोला, ये भी अभी होना था। उसने तिरछी नजरों से नियति को देखा तो वो अभी भी सो रही थी। उसकी गर्दन अब्रम की तरफ झुकी थी। नियति को देखते ही अब्रम का गुस्सा पानी में उठे बुलबुले की तरह तुरंत शांत हो गया। वो मुस्कुराया और नियति को देखते हुए बोला, टर्टल तुम मुझ पर हावी हो रही हो। मुझे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, पर तुम धीरे धीरे मुझे अपने कंट्रोल में ले रही हो। टर्टल तुम्हारा मुझ पर असर हो रहा है। उद्धरण चिन्ह। फिर अब्रम ने हाथ बढ़ाकर नियति के गाल को छुआ तो वो नींद में ही कसमसाए। ये देखकर अब्रम की मुस्कान और गहरी हो गई और वो झुककर अपने होठों से उसके माथे को चूमकर उससे दूर हुआ तो इस बार उसे नियति के चेहरे पर सुकून दिखने लगा। अब्रम सीट बेल्ट निकालते हुए गाड़ी से बाहर आया और पेड़ के पास चला गया। वो पेड़ ज्यादा वेटेड नहीं था। वो पेड़ थिन था, इतना कि एक अच्छा खासा शरीर वाला आदमी उस पेड़ को हटा सकता था। अब्रम ने अपनी स्लीव्स फोल्ड की और झुककर उस पेड़ को हटाने लगा, पर तभी कुछ लोग जंगल से निकलकर सड़क पर आ गए और चारों तरफ से अब्रम को घेर लिया। अब्रम ने जब ये देखा तो उसने सबको अपनी काली आंखों से घूरा और उन्हें देखते हुए बोला, तो ये मौसम की नहीं तुम लोगों की कारस्तानी है। मुझे लेट होना पसंद नहीं और अब तुम्हारी वजह से मुझे देर होगी और अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। मुझे ये तो नहीं पता किसने तुम लोगों को भेजा है, पर अब तुम लोग पछताने वाले हो। उद्धरण चिन्ह। अब्रम की बात सुनकर उन लोगों में से एक आदमी ने कहा, हम लोगों को हीरोपंती दिखा रहा है। जानता भी है हमें हम लोग कौन हैं। तेरे जैसे हीरो को जीरो बनाने में हमें मिनट भर भी नहीं लगता। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर उसने अपने एक आदमी को इशारा किया तो वो आदमी अब्रम पर हमला करने लगा। अब्रम उसके वार से बचते हुए पीछे की तरफ झुक गया और फिर सीधा खड़े होते हुए अब्रम ने उस आदमी का हाथ पकड़ लिया और उस आदमी देखते हुए जो कि उनका हेड था, उसकी आंखों में देखते हुए अब्रम ने उसके आदमी के हाथ को मोड़कर तोड़ दिया। ये देखकर वो आदमी अब्रम को गुस्से में घूरने लगा। तभी उसके और आदमी आगे बढ़े और अब्रम पर अटैक करने लगे। अब्रम उसी आदमी के हाथ से डंडा छीना और फिर उस डंडे से उन्हें मारने लगा। अपने आदमियों को पीटते देखकर वो आदमी जो सभी का हेड था, वो अब्रम की गाड़ी के पास जाने लगा। अब्रम की नज़र जैसे ही उस आदमी पर पड़ी, उसकी आंखें गुस्से से भर गई। वो अपने माथे पर सलवटे पटक कर अपनी गाड़ी के पास जा रहे आदमी को घूरने लगा। अब्रम उन लोगों को मारकर खुद से दूर कर उस आदमी के पीछे जाने लगा। तभी एक आदमी ने अब्रम का पैर पकड़ लिया। अब्रम ने गर्दन झुकाकर उसे देखा और बड़ी बेरहमी से उसने अपने उसी पैर को झटककर उस आदमी के मुंह पर रखकर मसल दिया। जो भी अब्रम को रोकने की कोशिश करता, अब्रम उसे बेरहमी से मारते हुए आगे बढ़ रहा था। वहीं तब तक वो आदमी कार के पास आ गया था। उसने कार का दरवाजा खोला और नियति को कार से बाहर निकालने के लिए अपना एक हाथ आगे बढ़ाया, पर इससे पहले कि उसके हाथ नियति को छूते अब्रम ने अपने एक हाथ से उसकी गर्दन और दूसरे हाथ से उस आदमी के हाथ को पकड़ लिया। अब्रम ने खींचकर उसे नियति से दूर किया और दूर धकेल दिया। फिर उसने आहिस्ते से गाड़ी के डोर को बंद किया और पलटकर उसे घूरने लगा। तब तक वो आदमी उठकर खड़ा हो गया था। इससे पहले कि वो अब्रम पर वार करता, अब्रम ने आगे बढ़कर उसके मुंह पर एक मुक्का मारते हुए कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई उस तक जाने की? तुझे क्या लगा तू उसे छू लेगा? मेरे होते हुए तू मेरी टर्टल को छू लेगा? तूने ऐसा सोच भी कैसे लिया? उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए अब्रम ने उस आदमी की गर्दन को पीछे से पकड़ा और फिर उसके सिर को पेड़ में जोर से मारा। उस आदमी के सिर से खून बहने लगा था। तब भी अब्रम को उस पर रहम नहीं आया। उस आदमी ने पलटकर अब्रम पर वार करना चाहा, पर तभी अब्रम ने उसके हाथ को पकड़ लिया और उसके हाथ को बेरहमी से पेड़ और अपने घुटनों के बीच रखकर तोड़ दिया। वो आदमी जोर से चिल्लाया, पर गाड़ी के शीशे लगे हुए थे और वो एक साउंड प्रूफ कार थी, इसलिए नियति के कानों तक उस आदमी की चीख नहीं गई। अब्रम उसे बेरहमी से मारता रहा। अब्रम ने उसे तब तक मारा जब तक वो आदमी अधमरा नहीं हो गया। जब उसकी पल पल की सांसें कर्जदार हो गई, तब अब्रम ने उसे छोड़ा। वो उस आदमी से दूर होकर गहरी गहरी सांसें लेते हुए उसे घूर रहा था। फिर उसे घूरते हुए ही अब्रम ने कहा, क्या कहा था तूने हीरोपंती? मैं हीरो नहीं बीस्ट हूँ, और बीस्ट हीरोपंती नहीं दिखाता, उसकी क्रूरता दिखती है। उद्धरण चिन्ह। अब्रम ने एक नज़र सभी आदमियों को देखा और फिर सड़क पर से सभी को लात मार मार कर अपना रास्ता साफ करने लगा।
जब अब्रम ने सभी आदमियों को सड़क से जंगल में पहुंचा दिया तो वो सड़क के बीच में पड़े पेड़ के पास गया और झुककर उस पेड़ को उठाने लगा। वो पेड़ ज्यादा मोटा नहीं था पर इतना हल्का भी नहीं था। उस पेड़ का अच्छा खासा वेट था, इसलिए अब्रम को उस पेड़ को हटाने के लिए अपनी शरीर की पूरी ताकत लगानी पड़ी। इस बीच उसके चेहरे, गर्दन और हाथों की नसें तन गई और उसके बाइसेप्स फूलने की वजह से उसकी शर्ट आर्म्स के पास से फट गई। जब अब्रम ने पेड़ को उठाकर सड़क के किनारे कर दिया तो वो खड़ा होकर हौंफने लगा। उसकी गहरी सांसों की आवाज वहां के वातावरण की शांति को भंग करते हुए गूंज रही थी। अब्रम का शरीर और चेहरा पसीने से भीग गया था। वो गहरी गहरी सांसें लेता हुआ अपनी कार के पास आया और उसमें बैठ गया। फिर वो गाड़ी के डैशबोर्ड को खोलने लगा, पर डैशबोर्ड जैम हो गया था। वो खुल ही नहीं रहा था। टिश्यू बॉक्स गाड़ी की डैशबोर्ड में ही रखे थे। अब्रम को अपना पसीना साफ करने के लिए टिश्यू पेपर की जरूरत थी। जब वो परेशान हो गया और उसे कुछ नहीं मिला तो वो नियति की साड़ी का पल्लू लेकर अपना चेहरा साफ करने लगा। खिंचाव फील होने की वजह से नियति ने अपनी आंखें खोली और अब्रम को अपनी साड़ी से चेहरा साफ करते देखकर वो चौंक कर उठ गई और उसे देखते हुए बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? मेरी साड़ी छोड़िए, मेरी साड़ी! उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए नियति ने अपनी साड़ी का पल्लू खींच लिया। अब्रम को पहले ही उन लोगों की वजह से बहुत गुस्सा आ रहा था और अब नियति के इस तरह साड़ी खींचने से उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने नियति की तरफ देखा तो वो उसे गुस्से में देख रही थी। अब्रम ने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, टर्टल मुझे साड़ी दो। ये सुनकर नियति की आंखें बड़ी हो गईं और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखते हुए बोली, आपका दिमाग खराब हो गया है, ये क्या बोल रहे हैं आप? अब दांत पीस कर बोला, टर्टल मुझे ऑलरेडी बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे और गुस्सा मत दिलाओ। कोट। नियति बोली, आपको गुस्सा कब नहीं आता? हर समय तो आप गुस्से में ही रहते हैं। इतनी अच्छी खासी शक्ल को गुस्से में कद्दू की तरह फूला कर रखते हैं। उद्धरण चिन्ह। खुद के कद्दू बुलाए जाने पर अब्रम ने भौहें सिकुड़ कर नियति को देखा और अपना गुस्सा शब्दों के जरिए जाहिर करते हुए बोला, हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कद्दू कहने की? उद्धरण चिन्ह। नियति बोली, वैसे ही जैसे आपकी हिम्मत हुई मेरी साड़ी मांगने की। उस समय तो मैंने आपको कुछ नहीं कहा, पर अब मैं चुप नहीं रहूंगी। आप मेरे साथ अपनी मनमानी नहीं कर सकते। और आपकी हिम्मत कैसे हुई वो करने की? कितनी बेशर्म है आप! अभी भी आपको शर्म नहीं आ रही मुझसे मेरी साड़ी मांग रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। नियति अभी बोल ही रही थी कि इतने में ही अब्रम ने गुस्से में उसकी साड़ी का पल्लू खींच लिया। एक झटके से नियति के हाथ से उसकी साड़ी फिसलकर अब्रम के हाथों में जाकर कैद हो गई। उसने जल्दी से खुद को ढकने के लिए अपने दोनों हाथों को क्रॉस कर अपने सीने पर रख लिया और अब्रम को घूर कर देखने लगी। फिर अब्रम ने उसे देखते हुए कहा, डोंट चैलेंज मी। हिम्मत बहुत कुछ है करने की और तुम मुझे रोक भी नहीं सकती। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो नियति के ऊपर झुक गया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम मेरी गुलाम हो टर्टल, मैं जब चाहे जो चाहे तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। तो मुझे चैलेंज करने से पहले अच्छे से सोच लिया करो, कहीं बाद में तुम्हें ही पछताना न पड़े। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो नियति से दूर हुआ और उसकी साड़ी के पल्लू से अपना चेहरा साफ कर उसके पल्लू को वापस उसके ऊपर फेंक दिया। नियति डर से सिमटकर कोने में हो गई थी। उसने जल्दी से अपनी साड़ी ठीक की और सही से बैठते हुए अब्रम को तिरछी नजरों से देखकर मन में बोली, किस जानवर के पास फंस गई मैं? कौन थे ये आदमी? क्या लाखन अब्रम को मार पाएगा? क्या नियति और अब्रम का रास्ता आगे आसान हो पाएगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए।